हेलो फ्रेंड्स, ईवे बिल का आज का हमारा 5th एंड लास्ट सेशन फ्रेंड्स। अलग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसका डिस्कशन हम आज कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स। उसमें से फर्स्ट होगा इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवे बिल कैन बी यूज्ड फॉर जीएसटी रिटर्न्स। फ्रेंड्स ये डिस्कशन करना शुरू करें उसके पहले थोड़ा बेसिक्स हम रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। समझो फ्रेंड्स, देखो जैसे ही हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं ना, समझना बराबर है, जैसे ही हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो फिर हम रिटर्न फाइल करते हैं विच इज GSTR1। हमने जो भी फ्रेंड्स आउटवर्ड सप्लाई किया होगा उसके लिए रिटर्न फर्निश किया होगा विच इज फ्रेंड्स GSTR1। फ्रेंड्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स हम एक रिटर्न फाइल करते हैं विच इज GSTR3B। सर ये 1 कब फाइल करना होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन फाइल करता है? 3B के केस में टैक्स का पेमेंट करना है तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, कौन ये टैक्स का पेमेंट करेगा, उसका इन डेप्थ डिस्कशन इसके अगले टॉपिक में है विच इज फ्रेंड्स रिटर्न्स अंडर जीएसटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये खाली आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न है, ये पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए है, खाली उसका रेफरेंस है फ्रेंड्स, तो थोड़ा आपको ग्लिम्स पता चले। इसका इन डेप्थ डिस्कशन हम सब्सिक्वेंट टॉपिक में करने ही वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 10 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, तो देखो अभी हुआ क्या समझने का ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स देखो मैंने ई वे बिल फर्निश किया, कौन फर्निश करेगा ये हमको पता ही है, फर्निश करने वाला है पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी सपोज फ्रेंड्स सप्लायर था जो था पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो फ्रेंड्स वो सप्लायर के लिए ये तो आउटवर्ड सप्लाई हो गया, समझे? ये सप्लायर के लिए ये तो आउटवर्ड सप्लाई हो गया बिकॉज वही पर्सन था हु वाज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड वो फ्रेंड सप्लायर था जो ईवे बिल जिसने जनरेट किया, ईवे बिल जिसने बनाया फ्रेंड्स, पार्ट ए उसने बनाया होगा, ट्रांसपोर्टर के थ्रू लेटर से ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, तो पार्ट बी उसको बोलो बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन किया होगा, असाइन होने के बाद पार्ट बी उसने फर्निश किया होगा, ट्रांसपोर्टर ने फर्निश किया होगा, जो ओन ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों के दोनों किसने फाइल किया होगा, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंड्स ये सप्लायर जब आउटवर्ड सप्लाई करता है, यही पर्सन है हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सप्लाई जब आउटवर्ड सप्लाई करता है तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स वो कौन से रिटर्न में जाके फर्निश करेगा, वो होने वाला है GSTR1 की रिटर्न फॉर्म फाइल करेगा फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो सप्लायर है वो ही पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो वो ही बनाएगा ईवे बिल फॉर हिज आउटवर्ड सप्लाई एंड वही क्या फाइल करने वाला है GSTR1। मतलब ईवे बिल भी हमारा सप्लायर बनेगा, सप्लायर बल्ब जनरेट करेगा एंड हमारा GSTR1 वो भी कौन फाइल करने वाला है, सप्लायर। बोलो पता चला क्या हुआ? ईवे बिल भी सप्लायर बनाने वाला है, रिटर्न भी सप्लायर फाइल करने वाला है। तो लॉ ने एक जबरदस्त मैकेनिज्म डेवलप किया कि जब भी ये सप्लायर ईवे बिल फाइल करेगा उसमें जो भी डिटेल्स, सुनना केयरफुली, जो भी डिटेल्स हमारे GSTR1 के लिए काम आ रही हो वो ऑटोमेटिकली जब GSTR1 फाइल किया जाएगा तब पॉपअप हो जाएगी, तब उसके पास अवेलेबल हो जाएगी। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझने का ट्राई करो। सप्लायर ने जब बनाया ईवे बिल, जब जनरेट किया ईवे बिल, तब सर्टेन जो डिटेल्स GSTR1 में भी काम आती है, एग्जांपल के तौर पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जांपल के तौर पे HSN कोड, एग्जांपल के तौर पे रेट ऑफ टैक्स, एग्जांपल के तौर पे अमाउंट ऑफ टैक्स, तो ये सारी डिटेल्स GSTR1 के लिए भी काम आने वाली है। ओके, तो लॉ ने कितना जबरदस्त मैकेनिज्म डेवलप किया कि जब ईवे बिल फाइल करेंगे ना तब उसमें सर्टेन डिटेल्स होगी जो ऑटोमेटिकली आप जब GSTR1 फाइल करोगे तब वहां पे पॉपअप हो जाएगी। तो मुझे तो कितनी शांति, वो डिटेल्स मुझे डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं फाइल करूंगा GSTR1। हाँ, मुझे जो भी चेंजेस करने हो वो चेंजेस मुझे अलाउड होंगे, बट मुझे वापस एक बार GSTR1 में ही वो सेम टू सेम डिटेल्स वापस इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बोलो क्लियर? तो ये लिंकेज एस्टैब्लिश किया है हमारे GSTR1 एंड ईवे बिल के बीच में हमारे ईवे बिल पोर्टल है। तो ईवे बिल जब भी आप फाइल करेंगे तब जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट होगी GSTR1 के लिए वो ऑटोमेटिकली जब आप GSTR1 फाइल करोगे तब ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपअप हो जाएगी, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो डुप्लीकेट एंट्री वापस एक बार वही एंट्री आपको करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? कितना जोरदार पॉइंट नहीं? जरा चेक करो, अभी हेडिंग में पता चलेगा। इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ई-वे बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग व्हाट फ्रेंड्स, GST रिटर्न्स। मतलब ई-वे बिल में जो भी डिटेल्स आपने फर्निश की वो GSTR1 के लिए डेफिनेटली आप उसको यूज कर पाएंगे। जरा चेक करो एकदम ध्यान से। इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए
of e-way bill shall be made available to registered supplier on common portal who may utilize the same for furnishing details in form GSTR1। मतलब देखो बी में तो ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स है, ए में गुड्स की डिटेल्स होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ए में गुड्स की डिटेल्स होगी, बी में तो ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स होगी। अभी जब GSTR1 फाइल करेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स नहीं होती, उसमें तो फ्रेंड्स गुड्स की डिटेल्स होती है। तो जो भी आपका ई-वे बिल का पार्ट ए आप फर्निश करेंगे वो आपको जो डिटेल्स GSTR1 के लिए काम आएगी वो ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपअप हो जाएगी। आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो फॉर फाइलिंग GSTR1 विच इज फर्निश्ड फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाईज। क्लियर? हाउएवर देखो फ्रेंड्स, अभी हाँ जबरदस्त पॉइंट तो ये है, अभी GSTR1 में रिफ्लेक्शन तो किसको आएगा? जो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा। जो फ्रेंड्स अब रजिस्टर्ड सप्लायर हो तो आपके केस में आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा हम सीखने वाले, चिंता ना करो। जो अब रजिस्टर्ड सप्लायर हो, GST में आपके पास अवेलेबल है GSTIN का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो अब GST में रजिस्टर्ड हो। जो अब GST में रजिस्टर्ड हो तब आप फाइल करते हो GSTR1। पता चला? अभी सपोज आप अनरजिस्टर्ड हो तो क्या होगा? तो चिंता ना करो, when information has been furnished by unregistered supplier or unregistered recipient, मूवमेंट तो दो में से कोई भी कॉज कर सकता है ना, आपका सप्लायर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। he shall be informed electronically if mobile number और email ID is available, का मतलब उसको भी हम डिटेल्स बताएंगे, उसका ई-वे बिल जो भी नंबर आया होगा उसको भी कम्युनिकेट किया जाएगा मोबाइल के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू, जो नंबर्स आपने वहां पे प्रोवाइड किए गए होंगे। तो बोलो क्लियर? सिंपल वर्ड्स में इंपॉर्टेंट ये है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको याद रखना है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप GSTR1 फाइल करते हो उसकी जब भी आप ई-वे बिल फाइल करते हो, जब भी ई-वे बिल जनरेट करते हो, उसके पार्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली GSTR1 में पॉपअप हो जाएगी, बिकॉज डिटेल्स तो सेम टू सेम ही होती है। अब इस बार डुप्लीकेट एंट्री करने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। बोलो क्लियर? एकदम चकाचक, रेडी? चलो एक नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट, कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल। अब भी फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होगा, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल। अभी क्या होगा फ्रेंड्स, आप समझो, सपोज मैंने ई-वे बिल जनरेट कर दिया, सपोज आप मेरे पास आए थे कि सर गुड्स का जरा हमको ट्रांसपोर्टेशन करके दो, मैंने बोला ठीक है आप चिंता ना करो, मैं ये आप गोवा के, मैं गुजरात का, तो फ्रेंड्स आपने मुझे बोला था सर गुड्स का सप्लाई करो, मेरे को पगले हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। तो गुजरात से गोवा के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन करने वाला था, सपोज ओन ट्रांसपोर्टेशन था, कि सपोज ट्रांसपोर्टर था, सपोज ओन ट्रांसपोर्टेशन था, तो ट्रक अवेलेबल मेरे पास ही अवेलेबल थी, ट्रांसपोर्टर था, तो हमने गुड्स लेटर से मतलब वो कन्वेंस मंगवा दिया था, ट्रक हमने मंगवा दिया था। फ्रेंड्स अभी मैंने मेरे गोडाउन में गुड्स चेक किए, एंड मेरे गोडाउन में जब गुड्स चेक किए तब आपने जो भी मुझे ऑर्डर दिया था ना, एग्जैक्टली वो क्वालिटी के गुड्स नहीं थे। आप समझे? एग्जैक्टली वो क्वालिटी के गुड्स नहीं थे, हाँ बट ई-वे बिल जनरेट कर दिया था। मैं गाड़ी लोड ही कर रहा था, 90% कार मतलब 90% ट्रक लोड हो चुकी थी, पर बाद में जब 10% लोड हो रहा था मुझे पता चला ये क्वालिटी आपने मांगी नहीं है, ये दूसरी क्वालिटी आपने मांगी है। ई-वे बिल जनरेट कर दिया था। ई-वे बिल तो मूवमेंट के पहले जनरेट करना है, जरूरी थोड़ी है पूरी ट्रक भर जाए वो सेल मारे बाद में ई-वे बिल मुझे जनरेट करना पड़ेगा। पता चला ई-वे बिल तो मूवमेंट के पहले कभी भी मैं जनरेट कर सकता हूं, तो मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठा था, तो मैंने ई-वे बिल तो जनरेट कर दिया, बट बाद में पता चला गुड्स वो क्वालिटी के नहीं है जो आप चाहते थे, तो मैंने आपको फोन किया कि जरा क्वालिटी में थोड़ा चेंज चलेगा। आपने बोला ना सर पूरी गाड़ी भेजना ही मत, अभी मत भेजना, आप ऐसे क्वालिटी में चेंजेस मत करो, मेरे को 90% बरोबर है। आप लोग सर रहने दो ना, नहीं अभी नहीं कल भेजना सर, कल भेजना, आपके पास जब गुड्स अवेलेबल हो ना तो एक साथ ट्रक भेजना। मैंने बोला ई-वे बिल तो जनरेट हो चुका है, शिट अभी क्या करूं? तो कहता है कोई चिंता ना करो, एकदम सिंपल, जब भी मतलब आपसे रॉन्गफुली ई-वे बिल जनरेट हो गया हो उसको आप कैंसिल कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको फॉलो किया, कि आपने मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो किया, अभी सपोज हमारी फ्रेंडशिप नहीं है तो अनफॉलो कर देने का, कुछ उसमें बड़ी बात है ही नहीं। मतलब ई-वे बिल आपने जनरेट कर दिया, बाद में सपोज मूवमेंट नहीं होता है XYZ रीजन से, तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, XYZ कोई भी रीजन से सपोज मूवमेंट नहीं होता है, तो उन दिस सिनेरियो हम उसको क्या कर देंगे? सिंपली कैंसिल, हम कर देंगे उसको सिंपली कैंसिल। बोलो क्लियर? डन फ्रेंड्स। बट कितने टाइम में कैंसिल कर सकते हो? एक टाइम लिमिट भी तो होगी ना, कि आज मैंने जनरेट किया तो 50 साल के बाद कैंसिल किया, ऐसा ना चले, ये तो एक उसकी टाइम लिमिट होगी, जिस टाइम लिमिट में हमको एक कैंसिलेशन करना पड़ेगा। क्या टाइम लिमिट है बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। फर्स्ट, वेयर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड बट गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स फर्निश्ड इन ई-वे बिल। सॉरी, पॉइंट नंबर 1 ई-वे बिल जनरेट हो गया है। नंबर 2, आइदर वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो ई-वे बिल में जो भी लेटर से इंफॉर्मेशन दी अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है। ई-वे बिल में क्या लिखा था? 500 क्वांटिटी है, जा रही है खाली 200 क्वांटिटी, ना चले ऐसा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा ई-वे बिल। ई-वे बिल में लिखा था 500 क्वांटिटी, जा रही है 1000 क्वांटिटी, अरे ना चले ऐसा, रास्ते में चेक करेंगे तो तकलीफ पड़ जाएगी आपको, तो क्या कर दो? कैंसिल करके रीजनरेट कर दो, तो कैंसिल करना पड़ेगा आपको ई-वे बिल। ओके,
देन ईवेबल मे बी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। फ्रेंड्स सारा जनरेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली है, कैंसलेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली है, असाइनमेंट जो हमने ट्रांसपोर्टर कर गया वो भी इलेक्ट्रॉनिकली है, अपडेट करना पार्ट भी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली है, पूरा ईवेबल, नाम में ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ईवेबल, इलेक्ट्रॉनिक वेबल। ओके, ऑन कॉमन पोर्टल टाइम एमसीक्यू के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट चकाचक ध्यान रखना है, विद इन व्हाट टाइम 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ईवेबल। मतलब जब भी फ्रेंड्स आपने ईवेबल बनाया उसके विद इन 24 आवर्स आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसल। ओके नेक्स्ट, ईवेबल कैन नॉट बी कैंसल्ड। एक जगह पे मना कर दिया, वहां पे ईवेबल आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। व्हेन गुड्स आर वेरीफाइड और इन गुड्स आर और ईवेबल आर वेरीफाइड इन ट्रांजिट, मतलब जो ईवेबल रास्ते में एक बार चेक हो गया है तो फ्रेंड्स उसको आप अभी कैंसिल कर सकते नहीं हो। बोलो क्लियर, पता चला। जब भी आपके कुछ रास्ते में जा रहे थे, आपको इंटरसेप्ट किया, आगे देखने वाले फ्रेंड्स हम ये प्रोसीजर आगे देखने वाले हैं। आपको रास्ते में रोका गया, रास्ते में रोक के आपको ईवेबल मांगा गया, ईवेबल को वैलिडेट किया गया, बाद में ईवेबल आप कैंसिल कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स। बोलो इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार आपका ईवेबल वैलिड हो गया, मतलब रास्ते में चेक कर दिया गया, वैलिडेट कर दिया गया, बाद में ईवेबल का कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। एंड लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, जब टेक्निकल क्वेश्चन आएगा आपको इसमें से देखने को मिल सकता है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करूं पहले, बाद में इसको यहां से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखो, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो तो। लास्ट क्वेश्चन ही था जिसके बाद हमने सेशन हमारा कंक्लूड किया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा था कि देखो मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, बरोबर समझना। मैं पर्सन हूं जो मूवमेंट कॉज कर रहा है, एंड मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं मेरे पर्टिकुलर गुड्स का। तो पार्टी किसने फाइल किया होगा, मैं सप्लायर था, तो पार्टी फ्रेंड्स सप्लायर ने फाइल किया, एंड पार्ट भी किसने फाइल किया, पार्ट भी फ्रेंड्स पहले मैंने उसको असाइन कर दिया, असाइन करने के बाद वो फाइल करने वाला है मेरा ट्रांसपोर्टर पार्ट बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर होगा वो फाइल करने वाला है पार्ट बी, एंड पार्ट ए कौन फाइल करने वाला है, सप्लायर। क्लियर। हमारा एग्जांपल ऐसे था, आपको याद आ रहा हो तो, कि पार्ट ए कब फाइल किया गया, फ्राइडे को फाइल किया गया, याद आ रहा है। बाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर को भेज दिए गए, ट्रांसपोर्टर ने मंडे को पार्ट बी फाइल किया, मंडे को उसने पार्ट बी फाइल किया। याद आ रहा है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा क्वेश्चन, पार्ट ए मैंने फाइल किया एज अ सप्लायर, बाद में गुड्स को ट्रांसपोर्टर के वहां पे भेज दिया। फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टर कब फाइल करता है, पार्ट बी, ट्रांसपोर्टर पार्ट बी फाइल करता है ऑन मंडे। सपोज मेरा वैलिडिटी पीरियड, याद आ रहा है फ्रेंड्स, वैलिडिटी पीरियड नॉर्मली 100 किलोमीटर का एक दिन, और 100 किलोमीटर के कोई भी पार्ट तरफ होगा तो 1 एडिशनल का बेनिफिट आपको अवेलेबल होने वाला है। बाद में याद करो, ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी डायमेंशन और मल्टी शिपमेंट, मतलब मल्टी मोड से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, जिसमें एटलीस्ट 1 लाख शिप का होगा, मतलब इट वुड बी वेसल का होगा। इन दिस सिनेरियो आपको 20 किलोमीटर का 1 डे का वैलिडिटी पीरियड रहने वाला है। याद है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको। बाद में मुझे बताओ कि जो भी सपोज आपका 2 दिन का वैलिडिटी पीरियड होगा, कि 3 दिन का होगा, कि 5 दिन का वैलिडिटी पीरियड होगा, इस सिनेरियो में वो वैलिडिटी पीरियड शुरू कहां से होगा, फ्राइडे से कि मंडे से। हमने आंसर डिस्कस किया था, इट वाज फ्रेंड्स मंडे, बिकॉज व्हाट इज वैलिड ईवेबल फर्निशिंग ऑफ पार्ट ए प्लस पार्ट बी साइमल्टेनियसली, वो क्या बनाएगा, आपका वैलिड ईवेबल। बोलो क्लियर। तो हमारा जो भी वैलिडिटी पीरियड होगा वो मंडे से शुरू होने वाला है। मजा स्टार्ट्स नाउ। अभी देखना फ्रेंड्स, फ्राइडे को सपोज एग्जांपल के तौर पे 1 तारीख थी, इट वाज 1 मई 2020। तो फ्रेंड्स 1 मई 2020 को मैंने पार्ट ए फाइल कर दिया, पार्ट बी के लिए मैंने उसको असाइन कर दिया, किसको, ट्रांसपोर्टर को। बरोबर समझना, टेक्निकल है, कोई वीडियो में कोई बुक में इतना डिटेल के साथ आपको नहीं समझाएंगे, बरोबर समझ लो, बिकॉज एग्जाम में बहुत एक्सपेक्टेशन मम्मी रखती है, कुछ भी पूछ ले, हमको रिस्क नहीं लेना फ्रेंड्स लाइफ में। जब एजुकेशन की बात आएगी, जब आईसीए की स्पेसिफिकली बात आएगी, मैं इन डिटेल हर एक पॉइंट को, छोटे से भी पॉइंट को मैं एग्जांपल के साथ इन डिटेल समझाने का ट्राई करूंगा, जिससे आपके मगज में एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी उसके बारे में आ जाए फ्रेंड्स। मेरा क्वेश्चन ऐसा था आपको कि फ्राइडे को 1 मई 2020 था, जिस दिन मैंने पार्ट ए फाइल कर दिया, एंड गुड्स का मूवमेंट ट्रांसपोर्टर के वहां पे कर दिया, ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी असाइन भी कर दिया। फ्रेंड्स अभी ये ट्रांसपोर्टर पार्ट बी कब तक फाइल कर सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। ट्रांसपोर्टर ये पार्ट बी जब फाइल करेगा तब कब तक फाइल कर सकता है, फ्राइडे 1 मई को मैंने उसको भेज दिया, उसने 2 साल के बाद पार्ट बी फाइल किया। ओहो ना चले ऐसा, मैंने 1 में फ्राइडे को पार्ट ए फाइल करके पार्ट बी उसको असाइन कर दिया, उसने 2 महीने के बाद फाइल किया। लोग कहता है ना चले ऐसा। कितने समय के लिए पार्ट बी फाइल करने के लिए ईवेबल वैलिड रहेगा, गेटिंग माय पॉइंट। कितने समय तक वो ट्रांसपोर्टर पार्ट भी फाइल करके जनरेट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमारा ईवेबल। तो उसके लिए कितना जबरदस्त छोटा सा पॉइंट है, बट गजब पॉइंट है। चेक करो, यूनिक नंबर
जनरेटेड इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी। का मतलब ए मैंने फाइल कर दिया था, बाद में लेटर से पार्ट बी असाइन कर दिया था ट्रांसपोर्टर को, ये ट्रांसपोर्टर कब तक ये पार्ट बी को फाइल कर सकता है, अपडेट कर सकता है, उसकी टाइम लिमिट है फ्रेंड्स 15 डेज में ही उसको ये पर्टिकुलर लेटर सबमिट कर देना पड़ेगा, पार्ट बी मतलब इंफॉर्मेशन फर्निश कर देनी पड़ेगी, जनरेट कर देना पड़ेगा एंड मूवमेंट शुरू करना होगा। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, एकदम चकाचक क्रिस्टल क्लियर। तो फ्रेंड्स नंबर 1 ध्यान में रखना है, जब भी आपको कैंसिलेशन करना होगा ई वे बिल का, तो उसके जनरेशन के विद इन 24 आवर्स आप उसको कैंसिल कर पाएंगे। कोई भी रीजन से गलती हो गई आपके ई वे बिल में तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। ई वे बिल जनरेट हो गया, बाद में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये लास्ट इंपॉर्टेंट जबरदस्त पॉइंट था, जो फ्रेंड्स मैंने पार्ट ए खुद से फाइल किया हो, पार्ट बी असाइन कर दिया हो, तो उसको 15 डेज उसका वैलिड पीरियड रहेगा, बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया जनरेट करना पड़ेगा। कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको वापस वो पार्ट ए नया जनरेट करना पड़ेगा, नया इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा, बाद में असाइन करना पड़ेगा, बाद में वो पार्ट भी फाइल करके फर्दर मूवमेंट करने वाला है, आपका ओरिजिनल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आपका ई वे बिल ट्रांजिट में वेरीफाई हो चुका हो तो बाद में उसको आप कैंसिल कर सकते नहीं हो। बोलो क्लियर, चकाचक एकदम रेडी। फ्रेंड्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम बरोबर हमको समझना है। फ्रेंड्स देखो, एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया, बरोबर समझना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया, बाद में वो कभी भी रेक्टिफाई, रिवाइज, अमेंड, चेंज, आप कोई भी नाम दे दो, फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं हो सकता। एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया, एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया, बाद में पार्ट भी अपडेट करो, हमको कोई चिंता नहीं है, पार्ट भी अपडेट करो, कन्वेंस चेंज हुआ, पार्ट भी अपडेट करो, इट इज सेकेंडरी थिंग। बट आपसे रेसिपेंट का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपके इनवर्स वैल्यू में कुछ लोचा हो गया, एचएसएन कोड कुछ अलग लिख दिया, रेसिपेंट का एड्रेस कुछ अलग लिख दिया, लॉ कहता है ना, हम उसको चेंज नहीं करने देंगे। एक बार जनरेट हो गया, स्टोरी खत्म, इट कैन नॉट बी अपडेटेड, इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड इन एनी डैम सर्कमस्टेंसेस। समझे आप? तो सर क्या करने का, गलत हो गया हो तो लॉ कहता है कोई चिंता नहीं, कैंसिल करके नया जनरेट कर दो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। एंड ई वे बिल जनरेट करने के लिए थोड़ी कॉस्ट लगती है, 10-10 रुपए लगते हैं पर ई वे बिल, कैंसिल करके जनरेट कर दो ई वे बिल, एकदम सिंपल। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक रेडी। बोलो, एक बार जनरेट हो गया, बाद में कैंसिल, अपडेट, अमेंड, चेंज, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अपडेट पार्ट भी करो, कोई चिंता नहीं है, बट एज सच ओरिजिनल ई वे बिल आप कभी चेंज कर सकते नहीं हो। एक ही रेमेडी अवेलेबल, कैंसिल करके रीजनरेट करो आपका ई वे बिल। बोलो रेडी, चकाचक चेक करो। वेदर ई वे बिल कैन बी मॉडिफाइड, रेक्टिफाइड, यहां पे डी ऐड कर दो, आफ्टर इट्स जनरेशन एब्सोल्युटली नो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट, चेंज पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाओ फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी इसकी। तो क्या रेमेडी अवेलेबल होगी फ्रेंड्स? रेमेडी एक ही अवेलेबल होगी कि नंबर 1 उसको कैंसिल करो, आपका जो भी ई वे बिल जनरेट हो चुका है उसको आप कैंसिल कर दो एंड आप उसको रीजनरेट कर दो। एक ही रेमेडी आपके पास अवेलेबल होने वाली है। ओके, कैंसिल करके रीजनरेट कर दो आपका ई वे बिल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बरोबर समझने का ट्राई करो। एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है समझो। देखो फ्रेंड्स, फेसबुक की बात करें हम 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स देखो, मैं फेसबुक पे हूँ, आप फेसबुक पे होंगे, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, इंस्टा के ऊपर मैं एक्टिव हूँ फ्रेंड्स। अभी देखो क्या हुआ, फेसबुक पे आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बरोबर समझना फ्रेंड्स, फेसबुक के ऊपर आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा हम दोनों फ्रेंड नहीं होंगे, वी विल नॉट बी कॉमन फ्रेंड्स। मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ऐसा नहीं आप ही ऑलवेज मुझे भेजो, मैं भी आपको भेजूंगा, क्यों नहीं। तो मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे हम कॉमन फ्रेंड नहीं होंगे, मतलब नॉट रियल सेंस में फेसबुक के पोर्टल के ऊपर, रियल तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके, बट मैं बात कर रहा हूं फेसबुक के पोर्टल के ऊपर हम तब तक फ्रेंड नहीं बनेंगे जब मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं की, जब आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं की, तब तक हम फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के पोर्टल के ऊपर हम फ्रेंड्स कॉमन माने जाएंगे नहीं। क्लियर? अभी समझो फ्रेंड्स हुआ क्या। फ्रेंड्स, रेसिपिएंट वाज द पर्सन जिसने मूवमेंट कॉज किया था, बरोबर समझना, रेसिपिएंट वाज द पर्सन जिसने मूवमेंट कॉज किया था। तो फ्रेंड्स इसका रिफ्लेक्शन, मतलब रेसिपिएंट ने जनरेट किया था ई वे बिल, बरोबर समझना, रेसिपिएंट ने जनरेट किया होगा ई वे बिल बिकॉज रेसिपिएंट वाज द पर्सन हु हैज कॉज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। लिख दो फ्रेंड्स यहां पे, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, it is the person who is causing
मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो कौन था फ्रेंड्स? रेसिपिएंट। तो फ्रेंड्स उसका रिफ्लेक्शन, मतलब रेसिपिएंट ने जनरेट किया होगा ई वेबल, बिकॉज हमारे वहां पे कौन ई वेबल बनाएगा? पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स वो हमारा रेसिपिएंट था जिसने मूवमेंट कॉज किया था। तो इसका रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स सप्लायर को आएगा कि सप्लायर सुन, तूने सप्लाई किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट दे रहा है। पता चला? रेसिपिएंट के लिए इनवर्ड हुआ तो सप्लायर के लिए आउटवर्ड हुआ, तो उसको रिफ्लेक्शन आएगा कि कोई ऐसा दिखा रहा है ईवेबल पोर्टल के ऊपर ईवेबल जनरेट करने के थ्रू कि सप्लायर तू आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इसके फेसबुक के ऊपर दिखेगी। गेटिंग माय पॉइंट? रिवर्स भी हो सकता है। नंबर 2, फ्रेंड्स सप्लायर ने जनरेट किया था ई वेबल बिकॉज सप्लायर वाज द पर्सन हु वाज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स सप्लायर ने जनरेट क्या किया होगा? ई वेबल। उसका रिफ्लेक्शन किसको आएगा? रेसिपिएंट को आएगा कि रेसिपिएंट तूने इनवर्ट सप्लाई किया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको। मतलब सप्लायर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, किसको पहुंची? रेसिपिएंट। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं फ्रेंड्स। रेसिपिएंट ने जनरेट किया, रिफ्लेक्शन सप्लायर को आएगा, सप्लायर ने जनरेट किया, रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आने वाला है। फ्रेंड्स हमको तो ये भी पता है कि जब हम ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ट्रांसपोर्टर बनाएगा ई वेबल। तो इस सिनेरियो में जो रेसिपिएंट ने मूवमेंट कॉज किया, बट ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर भी पॉसिबल है बिकॉज पार्ट बी उसको असाइन किया गया था। तो ट्रांसपोर्टर क्या दिखाएगा कि भाई हमारा रेसिपिएंट है वो मूवमेंट कॉज कर रहा है, बट हमारा सप्लायर है जहां से गुड सप्लाई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स दो लोग हो सकते हैं, रेसिपिएंट भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है जिसने ई वेबल जनरेट किया हो। रेसिपिएंट भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है जिसने ई वेबल जनरेट किया हो। देखो रेसिपिएंट कब होगा? जब पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों के दोनों खुद से फाइल करता है, मतलब ओन ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो रेसिपिएंट ही पार्ट ए फाइल करेगा, रेसिपिएंट ही पार्ट बी फाइल करेगा। ट्रांसपोर्टर कब आएगा? जब पार्ट ए रेसिपिएंट ने फाइल किया बिकॉज ही वाज द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड पार्ट बी किसने फाइल किया? हमारे ट्रांसपोर्टर। तो जनरेट तो ट्रांसपोर्टर करेगा ना, बिकॉज पार्ट बी तो असाइन किया गया होगा। मेरी चार्टर्ड अकाउंट आप समझ रहे हो। रेसिपिएंट ने क्या किया होगा? पार्ट बी ट्रांसपोर्टर को असाइन किया होगा, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर को असाइन करके पार्ट बी लेटर से वो ट्रांसपोर्टर फाइल करेगा, बाद में जनरेट होगा ई वेबल। सिंपल वर्ड्स में दो लोगों ने जनरेट किया हो सकता है, वन इज रेसिपिएंट, सेकंड इज ट्रांसपोर्टर। तो सप्लायर को रिफ्लेक्शन आएगा। सेकंड सिनेरियो सप्लायर ने जनरेट किया हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन किसको आएगा? रेसिपिएंट। सिंपल वर्ड्स में सामने वाली पार्टी को रिफ्लेक्शन आएगा। रेसिपिएंट ने बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, सप्लायर को रिफ्लेक्शन आया, सप्लायर ने बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आने वाला है। बोलो पता चला? क्लियर? ओके। तो फ्रेंड्स इन लोगों को रिफ्लेक्शन तो आएगा, बाद में क्या करना होगा? मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजी, आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजी, पर करने का क्या बाद में? अरे एक्सेप्ट करो कि रिजेक्ट करो। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या करते हैं? आइदर एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। सर होल्ड पे भी रखते हैं कि उसका रिप्लाई नहीं करते 51 साल तक, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है। प्रैक्टिकल फेसबुक को उसका आंसर नहीं देता कि होल्ड का क्या करने का, तो वेट एंड वॉच करने का, बट हमारे पास जीएसटी में उसका आंसर 2 मिनट में डिस्कस करता हूं। पहले इतना समझ लो, रेसिपिएंट ने मूवमेंट कॉज किया, रेसिपिएंट ने बनाया होगा, ट्रांसपोर्टर ने भी बनाया हो सकता है, तो सप्लायर को रिफ्लेक्शन आएगा, एंड वाइस वर्सा। सप्लायर ने बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, तो रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो यहां पे सप्लायर को रिफ्लेक्शन आया कि रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आया, वो अपना आंसर देंगे हाँ के ना, आइदर वो एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे अपना ई वेबल। कभी कभी कोई मस्ती भी तो कर सकता है, मैंने बना दिया कि आपका आउटवर्ड है, तो अब रिजेक्ट कर दो कि नहीं कुछ आउटवर्ड नहीं है। कभी ऐसा होता है ना, कोई को फ्रेंड ना हो तो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, पता चला, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, तू चल फ्रेंड नहीं है, चल बाद में मिलेंगे अब। तो यहां पे कोई मस्ती भी कर सकता है आपके साथ, कोई गलत इंफॉर्मेशन भी डाल सकता है, तो उस केस में हम रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। जेन्युइन होगा तब उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब रेसिपिएंट ने बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, सप्लायर आइदर एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। सप्लायर बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, तो रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। बोलो क्लियर? तो आइदर सप्लायर जिसको रिफ्लेक्शन आया, रेसिपिएंट जिसको रिफ्लेक्शन आया, वो आइदर एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे ई वेबल। 2 क्वेश्चन, जबरदस्त इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सर कितने टाइम में एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं? कोई टाइम लिमिट भी तो होगी ना, कि वो सर्टेन टाइम लिमिट में आपको एक्सेप्ट के रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये फेसबुक तो है ही नहीं कि होल्ड अनलिमिटेड पीरियड तक रहेगा। जब तक एक्सेप्ट के रिजेक्ट ना करो वो आपके आईडी पे पड़ा रहेगा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट। इट इज नॉट लाइक दैट। तो यहां पे कितने समय में एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सर मैं कुछ ना करूं तो? मैं कुछ करता ही नहीं हूं ना, एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, तो बोलो क्लियर? 2 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं।
मैं रिपीट कर देता हूं लास्ट टाइम, रेसिपिएंट ने बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, सप्लायर के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा, सप्लायर ने बनाया, ट्रांसपोर्टर ने बनाया, रेसिपिएंट के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आने वाला है। जिसके ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आएगा आइदर एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, बट कितने टाइम में एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करो वो हम सीखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ऐसा डिस्कस करेंगे कि कुछ ना किया तो जरा डिस्कस करते हैं हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे-बिल। ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। Details of e-way bill generated shall be made available to supplier if registered। फ्रेंड्स देखो पहले ये बात समझ लो कि आप रजिस्टर्ड होंगे तो ही रिफ्लेक्शन आएगा, रजिस्टर्ड होंगे तो ही आपका GSTIN मेंशन किया होगा, तो GSTIN मेंशन किया होगा तो ही रिफ्लेक्शन आएगा। इफ यू आर अनरजिस्टर्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन। पता चला? मैं फेसबुक के ऊपर हूं ही नहीं तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज पाओगे? आप फेसबुक के ऊपर हो ही नहीं तो मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज पाऊंगा? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है? यू मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड अंडर फेसबुक। ओके तो यहां पे सप्लायर हो के रेसिपिएंट हो, दोनों के दोनों में केस आप चेक करो, दे मस्ट बी व्हाट? रजिस्टर्ड। मुझे बताओ अभी सप्लायर को रिफ्लेक्शन कब आएगा? डिटेल्स shall be made available, मतलब रिफ्लेक्शन विल बी देयर। तो रिफ्लेक्शन किसको आएगा? फ्रेंड्स सप्लायर को रिफ्लेक्शन आने वाला है, पर सप्लायर को रिफ्लेक्शन कब आएगा? जब किसने बनाया होगा? रेसिपिएंट ने बनाया होगा, ट्रांसपोर्टर ने बनाया होगा। क्या? ई-वे बिल। चेक करो, where information in part A has been furnished by recipient और whom friends transporter। कभी कभी ट्रांसपोर्टर ही पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों के दोनों फाइल कर देगा। पता चला? जब हमने नहीं बनाया बिकॉज हमारा CV 50 से नीचे था, तो ट्रांसपोर्टर बना सकता है ना फ्रेंड्स हमारे लिए पार्ट ए प्लस पार्ट बी। ओके तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिपिएंट ने बनाया कि ट्रांसपोर्टर ने बनाया, तो रिफ्लेक्शन किसको आएगा? सप्लायर को। सिमिलरली सप्लायर ने बनाया कि ट्रांसपोर्टर ने बनाया, रिफ्लेक्शन किसको आएगा? रेसिपिएंट। चेक करो, रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड होगा तो उसको रिफ्लेक्शन आएगा वेयर इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर और होम फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टर। रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर ने बनाया, सप्लायर को रिफ्लेक्शन आएगा, सप्लायर ट्रांसपोर्टर ने बनाया, रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आएगा। ओके रिफ्लेक्शन आने के बाद क्या करने का? ऑन कॉमन पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा एंड सप्लायर रेसिपिएंट एज द केस में बी, बहुत इंपॉर्टेंट, communicate either your acceptance or rejection of consignment covered in the e-way bill। सिंपल वर्ड्स में रिफ्लेक्शन आएगा तो आपको हाँ बोलना पड़ेगा कि ना बोलना पड़ेगा, दो में से कुछ ना कुछ तो बोलना पड़े। कोई आपको प्रपोज करे तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़े, ना कि हाँ के ना, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़े ना। सर ऐसे 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 खड़े रहे तो उसका आंसर हमारे पास है, बताता हूं 1 मिनट में भी आंसर आ जाएगा। पहले कितने टाइम में हाँ के ना बोलना पड़ेगा वो समझ के हम आगे का डिस्कस करेंगे। कुछ ना बोले तो किसी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है ऐसे कि सर कुछ ना बोले तो क्या होगा? बस वो 1 मिनट में आएगा, पहले इसके टाइम लिमिट हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम लिमिट क्या होगी? चेक करो, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस इज व्हाट फ्रेंड्स? इट इज फ्रेंड्स 72 आवर्स। कितना टाइम लिमिट अवेलेबल हो गया? इट इज 72 आवर्स of details being made available to him on the common portal। मतलब रिफ्लेक्शन के 72 आवर्स तक आप हाँ के ना बोल सकते हो। वैलिडिटी पीरियड 1 दिन का था, गुड्स तो मेरे पास 1 दिन में आ गए, गुड्स को मेरे पास 1 दिन में आ गए, आपने भेजा मैंने रिसीव किया, गुड्स तो मेरे पास 1 दिन में आ गए, बाद में ना बोल सकता हूं? अरे बाद में कैसे ना बोल पाएंगे? 72 आवर्स जनरल टाइम लिमिट हमारे पास अवेलेबल है, उसके पहले गुड्स मिल गए तो बाद में कैसे ना बोल सकते हो आप? बिकॉज गुड्स आपने रिसीव कर लिए हैं। तो ई-वे बिल तो अरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो ई-वे बिल तो जनरेट कर किया ही होगा। समझ में आया? आप देखो गुड्स मुझे मिल गए हैं तो पची 72 आवर्स का वेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो पची मैं हाँ के ना बोल ही नहीं सकता, स्टोरी वहां पे खत्म हो जाएगी। पता चला? तो 72 आवर्स और चेक करो टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब मुझे गुड्स मिल जाते हैं तो बाद में हाँ के ना बोलने का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके अभी ऐसा होगा कि डिलीवरी मुझे 10 दिन के बाद होती है, मतलब इट इज 240 आवर्स। पता चला? डिलीवरी मुझे 10 दिन के बाद होती है बट मुझे 72 आवर्स पहले आएंगे, तो क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपल वर्ड्स में 72 आवर्स खत्म हो गए, उसके पहले गुड्स की डिलीवरी आ गई तो પછી स्टोरी खत्म। गुड्स की डिलीवरी आने के बाद मैं एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट 72 आवर्स के बाद गुड्स की डिलीवरी होती है तो विद इन 72 आवर्स में हाँ के ना बोल सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार आपको रिफ्लेक्शन आता है, सप्लायर ट्रांसपोर्टर ने बनाया होगा, रेसिपिएंट को रिफ्लेक्शन आएगा, रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर ने बनाया होगा, सप्लायर को रिफ्लेक्शन आएगा कि हाँ के ना कुछ बोलो। कितना टाइम में बोलना पड़ेगा? विद इन 72 आवर्स ऑफ योर रिफ्लेक्शन और रिसिट ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, व्हिचएवर इज अर्लियर। बट मैंने इस टाइम पीरियड में कुछ बोला ही नहीं। बरोबर समझना, क्या हुआ? ये हुआ कोई एफिल टावर के ऊपर किसी को प्रपोज करता है एग्जांपल के तौर पे, बट वो सामने वाले जो मैम है, सामने वाले जो लेटर से बहुत रिस्पेक्टेड मैम है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ तो बोलो हाँ के ना, पीछे वायलिन बज के खत्म हो गया बेचारा वायलिन, पर कुछ तो बोलो हाँ के ना। लोग कहता है चिंता ना करो, उसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है। जो आपने कुछ नहीं बोला, बरोबर समझना, सारे लोग सुन ले, जो आपने कुछ नहीं बोला, मतलब किसी ने आपको प्रपोज किया कि आपने किसी को प्रपोज किया एग्जांपल के तौर पे, एंड आप
कि वो जिसने प्रपोज किया वो नहीं, जिसको प्रपोज हुआ वो रेसिपिएंट ने कुछ नहीं बोला, तो लो कहता है हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे। बोलो क्या कहना है, अंदर से क्या आवाज आ रही है, दिल क्या कह रहा है? लो कहता है हम समझ लेंगे, डीम्ड। बोलो क्या बोलो, लो क्या कहता है, बोलो क्या बोलो, डीम्ड। क्या सुनना है आपको, दिल क्या कह रहा है? हाँ। लो कहता है जो आपका कोई आंसर नहीं आता है, आपकी अब भी किसी को पूछो एंड कोई आंसर नहीं आता है, खाली स्माइल आती है, तो समझ लेने का कि थोड़ी स्ट्रगल होगी, बट अल्टीमेट तो हाँ आने वाली है। तो यही खुशी आपको ये पैराग्राफ भी देगा, चिंता ना करो। इन केस द पर्सन टू हुम इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इज मेड अवेलेबल डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। एक रीजनेबल टाइम आपको दिया गया, उसमें जो आप कुछ नहीं बताते हो तो क्या होगा, समझ लो, इट शैल बी डीम्ड दैट इट इज एक्सेप्टेड। मतलब डीम्ड क्या आ गई, हाँ ये तो थोड़ा टूटा लगता है हार्ट, बट यहां पे डीम्ड क्या समझने का कि डीम्ड क्या आ गई, हाँ इट इज यस, इट इज हाँ। बोलो क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो क्या क्या डिस्कस किया, फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, जो भी आप ईवी बिल फर्निश करते हो उसका रिफ्लेक्शन जो भी डिटेल्स का होगा उसको जीएस टियर 1 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट किया जाएगा, जो आपको यूजफुल होगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग जीएस टियर 1 विच इज फाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सबमिटिंग डिटेल्स ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई। सर कब फाइल करना है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या ड्यू डेट से, कौन फाइल करता है, इन डिटेल डिस्कशन बस नेक्स्ट चैप्टर में, इट इज फ्रेंड्स रिटर्न्स अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 10। बट इसके बाद वही लेक्चर होगा, वही सेशन उसके ऊपर होने वाला है। कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, लेट अस से कोई रीजन से आप गुड्स का सप्लाई नहीं कर सकते हो एंड आपका ईवी बिल जनरेट हो चुका है, तो उसको कैंसिल कर सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर कैंसिलेशन का टाइम लिमिट है विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन। जो आपका रास्ते में गुड्स का वेरिफिकेशन और ईवी बिल का वेरिफिकेशन हो चुका है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। एंड जब मैंने पार्ट ए फाइल कर दिया था, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर के लिए मतलब बाकी रखा था, तो ट्रांसपोर्टर को मैंने असाइन किया होगा पार्ट बी, तो उसको 15 डेज में फाइल कर देना है फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। जो वो नहीं करता है तो इट इज डीम्ड कि वो आपका ईवी बिल कैंसिल हो चुका है। कुछ बड़े कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कि अल्टीमेटली आपको 10,000 रुपए के 5,000 रुपीज के 2,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। इट इज नॉट लाइक दैट, आपको यहाँ पे नया जनरेट करना पड़ेगा, ईवी बिल वापस एक बार असाइन करना पड़ेगा, वो पार्ट भी फाइल करके अपना मूवमेंट शुरू कर सकता है। ईवी बिल को कभी भी आप रिवाइज, रेक्टिफाई, अपडेट कर सकते हो। जब आपका कन्वेंस चेंज होगा बाद में अमेंड चेंज कर सकते नहीं हो। जो भी फाइल किया है वो बरोबर ही होना चाहिए, गलती हो जाती है तो कैंसिल करके रीजनरेट कर दो, एक ही रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, एक्सेप्टेंस। लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूं, एकदम बरोबर सुन लेना, बरोबर एकदम केयरफुली। रेसिपेंट ने बनाया होगा, ट्रांसपोर्टर ने बनाया होगा, सप्लायर को रिफ्लेक्शन आएगा, सप्लायर ने बनाया होगा, ट्रांसपोर्टर ने बनाया होगा, रेसिपेंट के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। उनको हाँ बोलनी होगी कि ना बोलनी होगी, वो जो भी जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगा तो हाँ बोलेंगे, कोई मस्ती किया होगा तो ना बोलेंगे। अभी समझो कितने टाइम में हाँ के ना बोलना पड़ेगा, उसकी टाइम लिमिट विद इन 72 आवर्स ऑफ लेटर से हैविंग रिफ्लेक्शन ऑन योर जीएसटी पोर्टल और डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या करेंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। जो कुछ नहीं बोला इस टाइम लिमिट में तो डीम्ड हाँ। ओके, नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे गुड्स गुजरात से गोवा जाने वाले थे। क्या लग रहा है कितने स्टेट्स बीच में आएंगे? आई थिंक एक ही स्टेट आएगा विच विल बी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स मेरे गुड्स गुजरात से महाराष्ट्र होकर गोवा गए, बोलो कितने ईवी बिल? सप्लायर एक ही है गुजरात में, रेसिपेंट गोवा में है, बोलो कितने ईवी बिल? अरे लॉ कहता है कि ईवी बिल स्टेट वाइज थोड़ी है, वो तो एक ही ईवी बिल होगा, वैलिड होगा सर्टेन पीरियड के लिए। एग्जांपल के तौर पे 1000 किलोमीटर गोवा का होता है तो उसकी वैलिडिटी पीरियड कितनी हो जाएगी? इट वुड बी 10 डेज। इफ इट इज 1000 किलोमीटर तो वैलिडिटी पीरियड कितनी आएगी? इट वुड बी 10 डेज। बट एक ही ईवी बिल होगा, नंबर एक ही जनरेट होगा, हर एक स्टेट के लिए अलग 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 यू ना हो। पता चला? तो एक ही ईवी बिल सारे स्टेट के लिए आपको बनाने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज आल्सो वैलिड इन अनदर स्टेट। बोलो क्लियर? तो लॉजिकल पॉइंट है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में शुरू होने जा रहा है, कुछ प्रोसीजर है जो हमको समझनी है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको एकदम ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से। अभी देखो फ्रेंड्स, जब भी आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं उसका डिटेलिंग डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखो एकदम सिंपल है, वापस एक बार फ्रेंड्स देखो, जब भी आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, सपोज सप्लायर है, रेसिपिएंट को गुड्स का मूवमेंट करके दे रहा है, तो इन सिनारियो में, इस सिचुएशन में कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स। देखो आपको कैरी करने हैं 2 डॉक्यूमेंट। नंबर 1 होगा फ्रेंड्स, जो आपका रीजन मूवमेंट का सप्लाई होगा तो आपका डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस होगा, जो गुड्स टैक्सेबल होंगे। जो फ्रेंड्स गुड्स आप जो सप्लाई कर रहे हो वो एग्जम्प्ट नेचर में है तो होगा बिल ऑफ सप्लाई।
मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इनवॉइस चैप्टर याद आ रहा है? 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3)A रिवाइज टैक्स इनवॉइस, 31(3)B नॉट एक्स इनवॉइस, 31(3)C बिल ऑफ सप्लाई। आपका मूवमेंट का रीजन अदर देन सप्लाई होगा तो भी हमने डिस्कस किया था। इट इज रिक्वायर्ड, मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट व्हाट फ्रेंड्स, ई वे बिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डीसी मतलब डिलीवरी चरण। मतलब देखो फ्रेंड्स, सप्लाई है, टैक्सेबल है तो टैक्स इनवॉइस होगा, एग्जम्प्ट होगा तो बिल ऑफ सप्लाई होगा, रीजन अदर देन सप्लाई आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इट वुड बी डिलीवरी चलन। ओके, तो ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका हो गया। सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स ई वे बिल। क्लियर? और जो भी प्रैक्टिकल नहीं है पर हमारे स्टडी मटेरियल मम्मी ने लिखा हुआ है, विच इज फ्रेंड्स RFID, जो फ्यूचर में आने वाला है। जैसे फास्टैग का कंसेप्ट नहीं गवर्नमेंट लेके आई टोल के लिए, वैसे ई-वे बिल के लिए ये कंसेप्ट लेके आने वाली है गवर्नमेंट, विच इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ऐसा डिवाइस गवर्नमेंट डेवलप करेगी जो आपके ट्रक के ऊपर लगा देने का, उसके रीडर्स होंगे। जैसे फास्टैग की रीडर्स है, कभी आप गए होंगे तो ऐसा रीडर होता है, मतलब रीडर होता है जो आपके फास्टैग को कैप्चर करके ऑटोमेटिकली उसमें जो भी बैलेंस होगा वो लेस करने वाला है। बाद में वो फाटकों को ओपन होगा, फटाफट आपको चले जाना है। तो पूरी सिस्टम ऐसी चलती है। सिमिलरली भविष्य में भी ऐसी सिस्टम आने वाली है कि RFID रीडर्स होंगे जो आपके RFID डिवाइस में चेक कर लेंगे कि उसमें ई-वे बिल मैप किया गया है कि नहीं है। होगा तो ठीक है, फाटक ओपन हो जाएगा, चले जाओ, नहीं होगा तो साइड में आ जाओ। पता चला? ऐसी पूरी सिस्टम डेवलप होने वाली है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, सेकंड में क्या होगा, ई-वे बिल होगा और RFID डिवाइस होगा। RFID का डिस्कशन करने को कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा आपके पास होगा, सप्लाई होगा तो टैक्सेबल होगा तो टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, अदर देन सप्लाई होगा तो डिलीवरी चरण, एंड सेकंड आपके पास क्या होगा फ्रेंड्स, ई-वे बिल। ये आपको कैरी करना है जब भी आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो तब। क्लियर? अभी समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज फ्रेंड्स। इसके अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, ये इनवॉइस की डिटेल्स बरोबर ध्यान से, बिल ऑफ सप्लाई की डिटेल्स बरोबर ध्यान से, डिलीवरी चरण की डिटेल्स आप पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। प्लीज समझना, टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स, बिल ऑफ सप्लाई की डिटेल्स, डिलीवरी चरण की डिटेल्स आप पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं है या फिजिकल फॉर्म में ऑलवेज कैरी करो। ऑप्शन नंबर 1। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिवली इसकी डिटेल्स आप ई-वे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड करो। अपलोड करने के बाद स्कैन नहीं करना है, अपलोड करो। अपलोड करने के बाद एक नंबर जनरेट होगा जिसको बोलेंगे इनवॉइस रेफरेंस नंबर। आपके पास ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा ना तो भी चलेगा। जब भी रास्ते में पकड़े जाएंगे आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करो। इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब भी वो अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो डिटेल्स आपने ई-वे बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड की है वो इंफॉर्मेशन उनके सामने अवेलेबल हो जाएगी। मतलब ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी टू कैरी फिजिकल पेपर फॉर्म ऑफ टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चरण। उसकी जगह अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो आप, ये हमारा इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हो कॉमन पोर्टल के ऊपर। कैसे जनरेट होगा, अरे इसकी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, वो इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे तो नंबर जनरेट होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इसके बेसिस के ऊपर भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। बोलो क्लियर? एंड फ्रेंड्स, कभी भी कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आए, बरोबर समझना फ्रेंड्स, कोई सिचुएशन में, एग्जांपल के तौर पे कोरोना वायरस, मतलब जो भी हमारे वहाँ पे अभी पेंडेमिक हो रहा हो, मतलब जो तकलीफ हम जो अभी लेटेस्ट से सहन कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन में सपोज ट्रांसपोर्टेशन करना हो एग्जांपल के तौर पे, तो गवर्नमेंट इस स्पेशल सिचुएशन में, बरोबर समझना, गवर्नमेंट इस स्पेशल सिचुएशन में आपको ऐसा बोल सकती है कि आप ई-वे बिल जनरेट नहीं करेंगे तो चलेगा। चलो ये तो कोरोना वायरस है, अभी भी ई-वे बिल जनरेट करना पॉसिबल है, सपोज फ्लड आ गया तो अरे पूरी सिस्टम ही हमारी सब पानी में, तो कैसे बनाएंगे ई-वे बिल? कंप्यूटर के ऊपर बने हुआ नेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमारे पास नेट ही बंद है। एग्जांपल के तौर पे कोई रीजन से नेट बंद कर देना पड़ा उस रीजन में, उस स्टेट में, तो उस सिनेरियो में मैं कैसे बनाऊंगा ई-वे बिल? नेट तो चाहिए ना मुझे ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। तो लॉ कहता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तकलीफ ना पड़े मूवमेंट करने के लिए, उस रीजन से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उस स्पेशल सिचुएशन जब भी अराइज होगी, उस सिचुएशन में, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी भी इस सिचुएशन को लेटर से गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, बट फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि आप ई-वे बिल जनरेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट अब ये जो डॉक्यूमेंट बोले गए ना वो कैरी करना।
कौन से डॉक्यूमेंट? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चरण। आप ये डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे तो भी चलेगा, आपका ई वे बिल नहीं होगा कोई सर्कमस्टेंसेस में तो भी चलने वाला है, आप समझे। बट वो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि फ्लड आया, कि राइट सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, कि नेचुरल कैलेमिटी है, कि कुछ भी हुआ जिसमें गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, तो उस सिनेरियो में ई वे बिल नहीं बनाएंगे तो चलने वाला है। सिस्टम मगज में क्लियर हो गए। बट जब ई वे बिल नहीं बनाते हो तब ये नो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे, टैक्स इनवॉइस ने, बिल ऑफ सप्लाई ने, डीसी, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। क्लियर? मगर में पिक्चर क्लियर करो, जब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा दो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको आपके साथ कैरी करने हैं। नंबर 1 होगा टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चरण। बट इसका अल्टरनेटिव में आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी जनरेट करके आप मूवमेंट कर सकते हो गुड्स का, बट ध्यान रखने का ये डिटेल्स आपको अपलोड करनी होगी एंड बाद में जनरेट होगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। नंबर 2 आएगा ई वे बिल। फ्रेंड्स, ऐसा आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन आता होगा कि सर ई वे बिल फिजिकल फॉर्म में होना जरूरी है? आंसर इज एब्सोल्युटली ना। उसका नंबर आपके पास हो, मैसेज में आया हुआ नंबर हो, उसका फोटो करके रखो तो भी चले, जो नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो नंबर के बेसिस के ऊपर वो ट्रैक डाउन कर देंगे कि आपने ई वे बिल जनरेट किया है कि नहीं किया, या तो प्रॉपर्ली जनरेट है कि नहीं है। सिंपल वर्ड में आपको ई वे बिल नंबर अपने पास रखना है, मे बी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट, मे बी पेपर फॉर्मेट ऑल्सो चलेगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट होगा, डेफिनेटली चलने वाला है। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट ऐसा नोटिफाई कर सकती है कि आप ई वे बिल नहीं कैरी करेंगे तो भी चलने वाला है। बोलो क्लियर? बट ये डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब किए थे, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डीसी, वो तो आपके पास होने चाहिए। जरा चेक करते हैं, थोड़ी छोटी सी प्रोसीजर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ध्यान से। डॉक्यूमेंट्स, डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डिस्कशन, कौन कैरी करेगा ई वे बिल? पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस। तो कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से डिवाइस वो कैरी करेगा, उसका डिस्कशन हमारे लास्ट सेशन में आया। फ्रेंड्स, चेक करो ध्यान से प्लीज। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस शैल कैरी व्हाट ही शैल कैरी। देखो, फर्स्ट होगा इनवॉइस जब टैक्सेबल सप्लाई होगा, बिल ऑफ सप्लाई जब एग्जैम्प्ट सप्लाई होगा, डिलीवरी चलन जब रीजन अदर देन सप्लाई होगा। एज द केस में भी एंड सेकंड चीज आई, कॉपी ऑफ ई वे बिल आइदर इन फिजिकल फॉर्म और ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म। बोलो क्लियर? और ये आज जो प्रैक्टिकल नहीं है वो मैप्ड टू RFID एम्बेडेड ऑन दी कन्वेयंस, मतलब एक डिवाइस होगा जो गवर्नमेंट फ्यूचर में डेवलप करेगी, जो आपके ट्रक के ऊपर आपको लगा देना है, उसके ऊपर हमारे ई वे बिल को आपको मैप करना होगा। क्लियर? ओके, बट आज प्रैक्टिकल नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, उसका फुल फॉर्म हुआ, ध्यान में रखना है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय एयर रेल वेसल। फ्रेंड्स, एयर रेल वेसल का डिस्कशन ही अलग है। आगे भी एक जगह पे एयर रेल वेसल आया था, याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? तो उसका डिस्कशन यहाँ पे अलग है, उसके यहाँ पे माथाकूटी हमको करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, क्लियर? ओके, इन सच मैनर एज विल बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। सिंपल वर्ड्स में दो चीज आपको कैरी करनी, जो मैंने आपको भी आगे भी एक्सप्लेन किया, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चरण, प्लस 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 ई वे बिल। ओके, आइदर फिजिकल फॉर्म और ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म ऑल्सो। नेक्स्ट उसका कंसेप्ट आएगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 3 डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं, अल्टरनेटिवली आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे तो भी चलने वाला है। चेक करो, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑब्टेन इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जिसको बोलेंगे IRN, फ्रॉम द कॉमन पोर्टल बाय अपलोडिंग ऑन द पोर्टल। वो आप जनरेट कर सकते हो, कैसे? बाय अपलोडिंग ऑन द पोर्टल। क्या अपलोड करो? tax invoice issued by him in the prescribed form and produce the same for verification by proper officer in lieu of tax invoice। जब भी tax invoice आपसे मांगा जाता है, आप invoice reference number देंगे तो भी चलेगा। and such number shall be valid for 30 days from date of uploading। मतलब जो दिन आप ये invoice की डेट्स अपलोड करते हो उसके 30 डेज तक उसकी वैलिडिटी रहने वाली है, उसके 30 डेज के बाद वो एक्सपायर होने वाला है। इतना हमको ध्यान रखना है। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्नरिंग करना होगा ना फ्रेंड्स, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। 30 डेज तक आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर वैलिड रहने वाला है। In the said case, registered person will not have to upload information in part A for generation of e-way bill। ये तो कितना गजब हो गया। देखो फ्रेंड्स, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए आप इनवॉइस की डिटेल्स तो अपलोड करते हो, तो वापस एक बार ई-वे बिल का पार्ट ए फर्निश करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आप समझे? इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए मुझे इनवॉइस की डिटेल्स डालनी है, वही तो इन्फॉर्मेशन ई-वे बिल के लिए मुझे इनकॉर्पोरेट करना है, तो यहां पे मुझे वापस एक बार पार्ट ए फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, in the said case, registered person will not have to upload information in part A for generation of e-way bill and same shall be auto populated by common portal on the basis of information furnished in the prescribed form। जनरेट तो करना पड़ेगा पार्ट ए प्लस पार्ट बी, बट इंफॉर्मेशन उसकी ऑटो पॉपुलेट होने वाली है एंड इसकी इंफॉर्मेशन जीएसटी में ऑटो पॉपुलेट होगी। बाप रे बाप, कनेक्शन के ऊपर कनेक्शन के ऊपर कनेक्शन। पता चला क्या हुआ? देखो देखो देखो, ऐसा हुआ। देखो, इनवॉइस जनरेट IRN जनरेट करने के लिए
आपने इनवॉइस की डिटेल्स पोर्टल के ऊपर अपलोड की, इनवॉइस डिटेल पोर्टल के ऊपर अपलोड की, तो एक नंबर जनरेट हुआ, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो ये IRN पार्ट ए फाइल करने के लिए आपको काम आया, जब हमको फाइल करना था, हमको जनरेट करना था इवेबल। एंड जब पार्ट ए फाइल करते हो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये काम आएगा GSTR1। मतलब एक ही चीज आप जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, वो अल्टीमेटली आप चेक करो, दो जगह पे ऑटो पॉपुलेट होगी। नंबर 1 पार्ट ए फाइल करने के लिए, एंड जब इवेबल जनरेट होगा उसका रिफ्लेक्शन GSTR1 में आने वाला है। बोलो क्लियर? सिंपल है। सिंपल वर्ड में जरूरी नहीं है कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई आप ऑलवेज कैरी ही करो फिजिकल फॉर्म में, उसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए MCQ के लिए इट इज 30 डेज। इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके पास 30 डेज, मतलब 30 डेज तक ही उसका वैलिडिटी रहने वाला है। जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन करना हो उसके 30 डेज में कर दो, चिंता नहीं करने की, एक्सपायर हो गया तो वापस एक बार अपलोड कर देने का, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ इवेबल। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम इवेबल नहीं जनरेट कर पाए, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा वो सिचुएशन जहां पे इवेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलने वाला है, बट वो गवर्नमेंट नोटिफाई करे तो तब तक तो जो प्रोविजन हमने डिस्कस किए वो एज इट इज फॉलो होंगे। चेक करो, वेयर सर्कमस्टेंसेस सो वारंट द कमिश्नर में बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट लाएगी नोटिफिकेशन, कमिश्नर इश्यू करेगा नोटिफिकेशन, रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस टू कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ व्हाट, इवेबल। मतलब इवेबल की जगह फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करेंगे तो भी चलेगा, जो ऐसा आपको कैरी करने ही है। आप चेक करो, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री। जब हम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, तब ये टर्म आता है बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट करेंगे तो बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब टैक्सेबल सप्लाई होगा तो टैक्स इनवॉइस, एग्जम्प्ट सप्लाई होगा बिल ऑफ सप्लाई, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इट विल बी बिल ऑफ एंट्री। एंड और डिलीवरी चलन वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। मतलब ये डिटेल्स तो एसएस भी होती है, ये डॉक्यूमेंट्स तो एसएस भी होते हैं, मतलब उसमें कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक आपको ऑप्शन दिया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आप इवेबल नहीं कैरी करेंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कैसे भी करके इवेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट रिजिडिटी के ना क्यों हो इवेबल, नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो सिचुएशन को, इवेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलने वाला है। बोलो क्लियर? छोटी सी प्रोसेस थी जिसको हमने डिस्कस करने का ट्राई किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज, चलो हमने इवेबल कैरी तो कर दिया, अभी समझना बरोबर? कंटिन्यूएशन में है, पूरा हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूएशन में है। हमने टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलन, अल्टरनेटिवली इनवॉइस रेफरेंस नंबर, यहाँ पे इवेबल, चलो तो कैरी तो कर लिया। बाद में क्या रास्ते में हमको वो लोग चेक कर सकते हैं? हाँ, जब भी आप रास्ते में ये ट्रक लेके जा रहे होंगे तो ट्रक के साथ आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो दोनों के डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 था, डॉक्यूमेंट नंबर 2 था, आपको रास्ते में इंटरसेप्ट करके, रोक के वो लोग चेक कर सकते हैं। चलो ओके, तो कैसे चेक करते हैं? आओ जरा चेक करते हैं कि वो कैसे चेक करते हैं। क्या चेक करने वाले हैं कि वो कैसे चेक करते हैं? आओ जरा चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? बस बहुत हो गया, चेक करो। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेयंस, द कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ। कमिश्नर खुद से आ जाएगा, जो वो फ्री होगा तो वो उसको काम नहीं करना होगा तो कोई अदर ऑफिसर को वो अपॉइंट करेगा। में ऑथोराइज द प्रॉपर ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट, टू इंटरसेप्ट रास्ते में आपको रोकेगा, कन्वेयंस को रास्ते में रोका जाएगा। टू वेरीफाई, क्यों रोका गया? उसको हालचाल पूछने के लिए कि भैया मजा में आया, नींद तो नहीं आ रही रात में नींद तो नहीं आ रही, तो मतलब नींद में तो नहीं है ना, बरोबर तू फ्रेश है ना, बरोबर चला पाएगा ना कन्वेंस ट्रक, बरोबर तकलीफ नहीं पड़ेगी ना। उसके लिए हम इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। हम इंटरसेप्ट क्यों करेंगे? टू वेरीफाई इवेबल इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म फॉर और इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिंपल वर्ड्स में इवेबल वेरीफाई करने के लिए हम उसको इंटरसेप्ट करके रोक सकते हैं। हम इंटरसेप्ट का मतलब ही रोकना हुआ, हम इंटरसेप्ट करके उसको इवेबल हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, देखो इवेबल होगा तो इंटरसेप्ट करके उसको रोकोगे तो RFID डिवाइस होगा तो अरे उसके रीडर्स उसको चेक कर लेंगे। पता चला? समझे आप मैं जो कह रहा हूं वो? जो फ्रेंड्स इवेबल होगा, समझो यहाँ पे इवेबल होगा तो कमिश्नर आपको इंटरसेप्ट करके आपसे इवेबल मांगेगा फिजिकल फॉर्म में कि इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में। बट जो RFID होगा, जो फ्यूचर में आने वाला है, जो RFID होगा तो क्या होगा? उसके रीडर्स होंगे जो उसको चेक करेंगे। रीडर्स उसको लेटर से कैप्चर करके आइडेंटिफाई करेंगे इवेबल जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। चेक करो,
The commissioner shall get RFID readers installed at places. ऐसे कुछ रीडर्स होंगे जो इंस्टॉल होने वाले हैं, खाली दीपू नहीं होगी, ऑटोमेटिक रीडर्स होंगे फ्रेंड्स। ओके, चलो नजर मत बिगाड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। वेयर वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स शैल बी डन थ्रू सच डिवाइस रीडर्स। मतलब वो जो भी इवेबल का वेरिफिकेशन होगा वो रीडर के थ्रू होने वाला है। वेयर इवेबल हैज बीन मैप्ड विद दिस सेड डिवाइस। फ्रेंड्स इसके कोई रूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आज ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल होगा उसके रूल्स आएंगे, उसको इन डेप्थ उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा, बट अभी इसका कोई खास मतलब नहीं है। चलो वापस एक बार चेक करो ध्यान से। फ्रेंड्स देखो, हमने कैरी किया होगा आइदर टैक्स इनवॉइस, आइदर बिल ऑफ सप्लाई, आइदर डिलीवरी चरण। साथ में डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब आगे एक्सप्लेन किया, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। साथ में क्या होगा, ईवे बिल होगा, आरएफआईडी डिवाइस होगा, ईवे बिल होगा, तो कमिश्नर के उसका ऑथोराइज ऑफिसर हमको इंटरसेप्ट करके चेक करेगा एंड लेटर से ईवे बिल चेक कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म के, हमारे इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, एंड जो आरएफआईडी डिवाइस होगा उसकी रीडर्स के थ्रू उसका चेकिंग होने वाला है। क्लियर? तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे कन्वेंस का वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं? ईबीबी में लिखा था कि आपके पास 500 यूनिट का मूवमेंट कर रहे हो, तो क्या वो फिजिकल कन्वेंस का वेरिफिकेशन करके 500 मूवमेंट चेक करेगा कि 500 ही है, 600 तो नहीं है, कि 400 तो नहीं है? ऐसा क्या वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है? एब्सोल्युटली यस। इस स्लाइड ने उसको पावर दिए, चेक करो। द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट बाय प्रॉपर ऑफिसर एज ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझो तो वो लोग कन्वेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। खाली ईवेबिलिटी चेक करेंगे, रीडर के थ्रू आरएफआईडी डिवाइस चेक करेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। वो आपके फिजिकल मतलब आपका मतलब जो भी कन्वेंस होगा उसमें फिजिकली भी गुड्स का वो लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी चेक करो फ्रेंड्स ध्यान से। हाँ, कभी कभी क्या होगा, उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाप रे बाप, कभी कभी क्या होगा, उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता है उनका खबरी होते हैं, उनको आउटसाइडर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस ट्रक में टैक्स इवेजन हुआ है, तो वो ट्रक को खास फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये ट्रक ने जो GJ011234 ट्रक नंबर है उनमें तो खास टैक्स इवेजन हुआ है, तो उसमें तो वो खास वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और रादर करने वाले हैं। चेक करो, हाउएवर ऑन रिसीट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, मतलब उसमें बात में मिली, उसमें कोई खबरी ने उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कन्वेंस जिसकी इंफॉर्मेशन मिली है कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय एनी अदर ऑफिसर after obtaining necessary approval of the commissioner or officer authorized by him in this behalf। सिंपल वर्ड्स में कभी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी तो वो लोग फिजिकल भी गुड्स का वेरिफिकेशन कोई स्पेसिफिक कन्वेंस का कर सकते हैं। अब इतना चेक करो, ये जब भी ईवे बिल होगा, आरएफआईडी डिवाइस होगा, उसके एडिशन में वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कन्वेंस का। में फिजिकली वेरीफाई कन्वेंस एंड जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, बरोबर समझना फ्रेंड्स, जब भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो लोग स्पेसिफिक कन्वेंस को भी फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो स्टोरी है, कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे वो सेशन 1, 2, 3, 4 में हमने कवर कर लिया। आज स्टोरी बातें थोड़ी आपको लगेगी, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी छोड़ नहीं सकते वो फ्रेंड्स, मैं तो ऑलवेज ध्यान रखता हूँ। चलो नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। अभी फ्रेंड्स वो गुड्स का इंस्पेक्शन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो रही है। देखो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कन्वेंस का, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली तो स्पेसिफिक कन्वेंस को वो लोग वेरीफाई करेंगे। अरे बाद में क्या करेंगे, वेरिफिकेशन तो कर लिया, मजा ही बहुत अच्छे गुड्स थे, हो चलो निकलो, ऐसा करेंगे ना, उसके रिपोर्ट जनरेट करने पड़ेंगे। 2 रिपोर्ट्स होंगे फ्रेंड्स, मतलब 2 पार्ट्स में रिपोर्ट होंगे। उसका रिपोर्ट का पार्ट ए होगा, उसका रिपोर्ट का पार्ट बी होगा। 2 टाइप के रिपोर्ट होंगे। देखो फ्रेंड्स बरोबर समझना, गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर दिया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली तो स्पेसिफिक कन्वेंस का भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिया। बाद में क्या होगा, 2 पार्ट्स, एक रिपोर्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, विच इज फ्रेंड्स पार्ट ए जो समरी रिपोर्ट होगा एंड जो पार्ट बी होगा वो फाइनल रिपोर्ट होने वाला है। ओके मतलब जब भी रिपोर्ट बनेगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए विच इज टाइप ऑफ समरी रिपोर्ट, और रादर ऐसा बोलना हो, हाँ समरी रिपोर्ट, मतलब थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अभी नहीं होगी, इट इज जस्ट समरी रिपोर्ट। एंड जो फाइनल होगा वो पार्ट बी होगा, विच इज फ्रेंड्स फाइनल रिपोर्ट। मतलब गुड्स का जब भी वो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो बाद में उसका रिपोर्ट जनरेट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, समरी एज वेल एज फाइनल। उसके टाइम लिमिट्स है, क्या टाइम लिमिट्स है, ये 24 आवर में बनाना पड़ेगा ऑफ इंस्पेक्शन, ये 3 डेज में बनाना पड़ेगा ऑफ इंस्पेक्शन। तो फ्रेंड्स उसकी टाइम लिमिट है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव वापस एक बार इंपॉर्टेंट, ये विद इन 24 आवर्स आपको बनाना पड़ेगा इंस्पेक्शन के, within 24 hours of inspection
एंड ये फ्रेंड्स आपको बनाना पड़ेगा विद इन 3 days ऑफ इंस्पेक्शन। क्लियर? तो जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा रिपोर्ट 2 टाइप्स के बनेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए समरी रिपोर्ट, पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट बनाओ 24 आवर्स में, फाइनल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा विद इन 3 days। चेक करो, समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड। जितने भी ट्रक को रास्ते में रोका होगा उसकी रिपोर्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे ऑनलाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए of specified form within 24 hours of inspection. Final report in part B of said form shall be recorded within 3 days of inspection. मतलब ये 2 पार्ट्स में आपका रिपोर्ट का जनरेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। अभी देखो, ऐसा याद है फ्रेंड्स, अभी तो जब भी हम ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन करते हैं ना, तो घर पे फोटो ही आ जाता है। तो अभी तो आपको एक्टिवा में भी से किसी को बिठाना हो तो भी ध्यान से बिठाना पड़े, बिकॉज घर पे फोटो आ जाए तो पता चल जाए कि जो पता नहीं चलना चाहिए। आप समझे फ्रेंड्स? तो ऑटोमेटिकली यंगस्टर तो ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, क्योंकि घर पे फोटो आ जाए तो क्या करने का। ओके, मेरा क्वेश्चन ऐसा था फ्रेंड्स आपको कि फोटो वाला प्रोग्राम तो 1-2 साल से शुरू हुआ होगा, उसके पहले क्या था? पुलिस ऑफिसर, मतलब जो रास्ते में हमारे वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है, ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं, वो हमको रास्ते में पकड़ते थे, आपको पता ही है फ्रेंड्स। एंड सपोज हमने हेलमेट ना पहना हो, एक्टिवा चल रहा तो सीट बेल्ट ना पहना हो, कार चला रहा तो हेलमेट ना पहना हो, तो इस सिचुएशन में आपको पकड़ेंगे। सपोज सुबह में 9 बजे मुझे एक दिन पकड़ा था जब मैं ऑफिस जा रहा था। आर्टिकलशिप का टाइम लिमिट, आर्टिकलशिप का जब टाइम था तब एक छोटा सा हादसा हुआ था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सुबह कोई टैक्स ऑडिट का थोड़ा सीजन था, तो सितंबर महीना था लगभग, आई थिंक इट वाज अराउंड फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, मतलब इट वाज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मुझे पकड़ा, हेलमेट नहीं पहना था मैंने। मुझे बोला कि स्मितिया तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना है ना? मुझे उसका पता था, बिकॉज बहुत टाइम से वो रास्ते से मैं जा रहा, उसने बोला स्मितिया हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैं कि नहीं पहना तो नहीं पहना। उसने बोला चल फटाफट फाइन भर। मैं को ठीक से भर देता हूँ, चिंता ना कर। तो मैंने 100 रुपये भर के वो पावती, मतलब जो रिसीट थी वो मैंने मेरे पास अवेलेबल कर दी। रूल ऐसा था, उस दिन सुनना केयरफुली, उस दिन मैं ट्रैफिक रूल का वापस वायोलेशन करूं तो मुझे वापस फाइन नहीं लगेगा। एक बार मैंने फाइन पे कर दिया ना, स्टोरी खत्म। एक बार मैंने फाइन पे कर दिया, स्टोरी खत्म। उस पूरे दिन ऐसी सिस्टम थी, शायद आपको पता भी होगी, उस पूरे दिन मैं हेलमेट ना पहनूं तो चले, एब्सोल्युटली चले, नहीं दौड़े। मैं तो रिसीट दिखा दूंगा, जब रास्ते मुझे पकड़ेंगे रिसीट दिखा दूंगा, देख लो रिसीट है का मतलब कभी कभी सुबह में पकड़ते तो हमको खुशी होती थी, हाँ चलो पूरे दिन चल जाएगी, पर शाम को रात को 8 बजे घर पे जा रहे थे तब पकड़ा, शिट। अभी तो रात में तो कितना आप बाहर निकलने के चांसेस होंगे, रात को 9 बजे घर पे गए तो बाद में चांसेस तो कम ही हो जाएंगे ना बाहर निकलने के। एंड वो भी ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़े, हेलमेट ना पहना हो, तो रात को पकड़ते तो अफसोस होता है, शिट यार क्यों पकड़ा रात को, कल सुबह पकड़ ले बस चलेगा। पता चला जो मैं कहना चाहता हूं, मतलब सुबह आपने ट्रैफिक रूल का वायोलेशन किया, आपने जो भी पेनल्टी पे की, उसकी जो भी आपके पास रिसीट होगी वो पूरे दिन चलने वाली है। सेम कंसेप्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा। एक बार बरोबर समझना, एक बार आपका गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, रिपोर्ट जनरेट हो गया, बाद में जब तक गुड्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, चिंता ना करो, आपके गुड्स का वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाले नहीं है। जहां जहां आपको सपोज पकड़ते भी है, दिखा देगा, मैं आगे चेकिंग करवा के आया हूं, तुम चिंता ना करो, फटाफट मुझे आगे जाने दो। बोलो पता चला, गेटिंग माय पॉइंट? तो एक बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन गुड्स का हो गया, रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल आ गया, ऑर्डर ऑफ बॉर्डर आपके पास आ गया, तो जब भी आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हो तब वो रिपोर्ट आप उनको दिखा दो, ऑर्डर आप उनको दिखा दो, वापस वो फिजिकल वेरिफिकेशन गुड्स का होने वाला नहीं है, कन्वेंस का वापस वो लोग चेकिंग करने वाले नहीं है। हाँ बट ऐसा पता चला, सुनना केयरफुली, ऐसा पता चला कि आगे जब पकड़ा गया था ना ये कन्वेंस, तो अब उसने ऑफिसर को पैसे खिला दिए थे। यो बाप रे बाप, बरोबर समझना, आगे जब ये कन्वेंस को पकड़ा गया था तो ऑफिसर को पैसे खिला दिए थे। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मिलती है तो दूसरी बार आपको रास्ते में पकड़ सकते हैं। डेस्टिनेशन में जब भी दूसरी बार आपको रास्ते में वो ऑफिसर चाहे तो पकड़ सकता है, बट वो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होगा। बाकी जनरली एक बार आपने लेटर से फिजिकल वेरिफिकेशन गुड्स का करवा दिया, कन्वेंस का करवा दिया, दूसरी बार वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। बट ऐसा पता चलता है आगे टैक्स इवेजन हुआ था तो आगे वापस एक बार वो पकड़ सकता है जब उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी तो। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल। चलो चेक करते हैं। वेयर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स being transported on any conveyance has been done. एक बार हो चुका है फिजिकल वेरिफिकेशन during transit at one place within state or UT or any other state or UT. बहुत इंपॉर्टेंट, no further physical verification, मतलब दूसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है on the said conveyance shall be carried out again in the state or UT unless जनरली नॉट पॉसिबल, जनरली दूसरी बार फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है अनलेस अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स इज मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। बाद में ऐसा पता चलता है कि सब्सिक्वेंट आपने कोई गुनाह किया है तो वापस एक बार वो इंफॉर्मेशन आपको भेज सकते हैं। क्लियर? चलो एक
छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट। अभी देखो फ्रेंड्स, रास्ते में कन्वेंस को रोका गया, बरोबर समझ, मैंने बोला छोटे 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 पॉइंट्स है बट इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट्स। रास्ते में कन्वेंस को पकड़ा गया। अभी फ्रेंड्स आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया था, प्लीज समझना, आपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया मतलब क्या होगा, पार्ट ए आपने फर्निश किया, बाद में उसको असाइन किया, पार्ट बी उसने फर्निश कर दिया एंड बाद में मूवमेंट शुरू हुआ। आई थिंक बरोबर प्रोसेस हमारे मन में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हुआ क्या, ट्रांसपोर्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था गुड्स पहुंचाना, बिकॉज आपने उसके थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया था। नाउ व्हाट हैपेंस, रास्ते में गुड्स को इंटरसेप्ट किया जाता है, कन्वेंस को इंटरसेप्ट किया जाता है। तो आपको पता होगा कि वो लेटर से ट्रांसपोर्टर का ये ट्रक रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया है, चेकिंग कर रहे हैं, ओके। तो देखो फ्रेंड्स, उसमें किसी का, आपका कोई एग्जांपल के तौर पे उसमें कोई टैक्स इवेजन नहीं था, बट अदर भी तो लोग होंगे ना जिसका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, उसने कुछ टैक्स इवेजन किया था। ए बी सी डी 4 लोगों का अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसमें शायद ए बी ने टैक्स इवेजन किया था, सी डी ने टैक्स इवेजन नहीं किया था, बट किसी को थोड़ी पता होगा रास्ते में वो कन्वेंस को रोका गया है। जब कन्वेंस को रोका गया, टैक्स इवेजन आइडेंटिफाई हुआ, उसमें टाइम लिमिट, मतलब टाइम तो लगेगा, पूरा प्रोसीडिंग समझ मतलब खत्म होने में टाइम तो लगने वाला है ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स, जो गुड्स रास्ते में पकड़े जाते हैं, कन्वेंस रास्ते में पकड़ा जाता है, तो उसमें पूरा टाइम लिमिट, मतलब टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, गुड्स डेस्टिनेशन तक टाइम लिमिट में नहीं पहुंच पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे रात को 11 बजे ट्रक पहुंच जानी चाहिए टेंटेटिवली, तो 11 की जगह 11:30 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे तक तो पहुंच जानी चाहिए ना, पर वो नहीं पहुंचेगी बिकॉज रास्ते में इंटरसेप्ट की गई थी। तो हम तो ट्रांसपोर्टर को फोन करेंगे, ये ट्रांसपोर्टर क्यों नहीं पहुंची गुड्स, क्यों नहीं पहुंचा ट्रक, क्या हुआ रास्ते में। तो ऐसे तो चलो 4 थे तो ट्रांसपोर्टर फटाफट आंसर दे देगा, पर ऐसे 50-60 लोग हो तो 100 लोगों का मूवमेंट एक ही ट्रक में हो रहा हो तो बेचारा ट्रांसपोर्टर थक जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा, चिंता ना करो, रास्ते में पकड़ा है, हाँ पहुंचा, चिंता ना करो, रास्ते में पकड़ा है। हाँ, ऐसे बेचारे 100 फोन को रिसीव करेगा, 100 कॉल को मतलब उसको एंटरटेन करेगा ना। तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल हुआ है, ट्रांसपोर्टर के लिए ऑप्शन है कि जब भी रास्ते में ये ट्रक का इंटरसेप्ट किया जाता है, रास्ते में रोका जाता है, तो वो क्या कर सकता है, फैसिलिटी ऑप्शन है, चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो उसकी मर्जी, फोन भी रिसीव करके बता सकता है, सबको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, कि गुड्स का व्हीकल का डिटेंशन हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर अपलोड कर देगा कॉमन पोर्टल के ऊपर। चेक करो, वेयर व्हीकल्स हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, मतलब जो डिटेंशन 30 मिनट्स के ऊपर जाता हो, तो ट्रांसपोर्टर में अपलोड सेड इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल, जिससे जितने भी लोगों ने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया होगा उस लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि गुड्स का कन्वेंस का डिटेंशन हुआ है। सो ऑब्वियसली टाइम लिमिट में गुड्स पहुंचने वाले नहीं है डेस्टिनेशन के ऊपर, उतना क्या लगना ट्रांसपोर्टर की वापस एक बार आपको उसको हैरेस करने की जरूरत नहीं, उसको कॉल करके हैरेस करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन अवेलेबल है कि जो 30 मिनट्स के ऊपर आपका डिटेंशन हो तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो ये इंफॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकता है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है 30 मिनट्स के लिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जब एमसीक्यू की बात आती है फ्रेंड्स। टफ एमसीक्यू में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अवेलेबल होंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आहा, क्या गजब पॉइंट है। अब तक का लगभग जो भी डिस्कशन था ना फ्रेंड्स, लगभग सारा डिस्कशन इट वॉज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, बिकॉज मेजोरिटी चेक करो तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से ही होता है, जिसमें टैक्स इवेजन के ब्राइटेस्ट चांसेस है। अभी का जो 5, 7, 10 मिनट्स का डिस्कशन होगा, इट विल बी इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर, रेल, वेसल, तीनों का कंबाइंड डिस्कशन होगा। मतलब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से हुआ तो कैसे ईवेबल की जनरेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, एयर से हुआ तो कैसे ईवेबल की जनरेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, वेसल से हुआ तो कैसे ईवेबल की जनरेशन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मतलब अब तक का डिस्कशन रोड के ऊपर था, अभी का डिस्कशन अब हम जो करने जा रहे हैं इट इज इन रिलेशन टू रेल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, एयर से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, इवन वेसल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंड्स। क्लियर, दो बेसिक इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंस है, वो आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। फ्रेंड्स क्या होता है, देखो रोड से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया, एयर, रेल, वेसल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया। रोड में मैंने आपके मगज में हैमर करके फिट कर दिया है, ई-वे बिल कब, ई-वे बिल आपको बनाना है बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जब गुड्स का मूवमेंट शुरू होता है उसके पहले ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। योर ई-वे बिल मस्ट बी जनरेटेड बिफोर कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर, रेल, वेसल, लोग कहता है स्मितिया चिंता ना कर, बिंदास हो जा। इट मे बी बिफोर, इट मे बी आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स।
बहुत बड़ा डिफरेंस। जनरल सेंस में क्या था, मूवमेंट के पहले इवेबल होना चाहिए, बट एयर रेल वेसल से होगा बिफोर भी चलेगा आफ्टर भी चलेगा। चिंता कर, ए जनरेट करो, बट कब कब कब, टाइम लिमिट कभी भी नहीं, बिफोर भी हो सकता है आफ्टर भी हो सकता है, जनरेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। सेकंड डिफरेंस हमने फ्रेंड्स ऐसा सीखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड के बारे में, कि जब भी आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो, देखो यहाँ पे एयर रेल वेसल, तो लगभग आपकी एयरलाइंस होने के चांसेस कम है, खुद की रेलवे होने के चांसेस तो है ही नहीं, एंड वेसल के केस में भी आपके खुद की वेसल होने के चांसेस कम है। मतलब यहाँ पे किसी के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऐसा डिस्कस किया था कि दो पार्ट होंगे ऑब्वियसली, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट ए कौन फाइल करेगा, यहाँ पे पार्ट ए फाइल करेगा पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट इज फ्रेंड्स पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंड पार्ट बी कौन फाइल करेगा, ट्रांसपोर्टर, जैसे एक्सप्लेन किया था फ्रेंड्स। ओके, कैसे ट्रांसपोर्टर फाइल करेगा वो भी हमारे मगज में अभी क्लियर हो चुका है। पहले मैं वो पार्ट ए फाइल करके पार्ट बी उसको असाइन करूंगा, वो पार्ट बी फाइल करेगा, इवेबल जनरेट होगा, बाद में मूवमेंट शुरू होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में पार्ट ए बनाएगा कौन, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, पार्ट बी कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्टर। अभी देखो यहां पे जब बात आएगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर रेल वेसल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट ए हो के पार्ट बी हो, यहां पे दोनों के दोनों पार्ट्स, आगे भी समझाया था। आप ऐसा मान रहे हो कि एरोप्लेन का मतलब एयरक्राफ्ट का पायलट होगा, उसको ईवी बिल के बारे में नॉलेज होगा, हैं साइंस के अलावा उसने ईवी बिल का एक चैप्टर, ये वीडियो देख लिया होगा, 5 वीडियो उसने देख लिए होंगे। अरे नहीं पॉसिबल है। क्या आपको लग रहा है रेलवे का जो ड्राइवर होगा, ट्रेन का जो ड्राइवर होगा, उसको ईवी बिल के बारे में नॉलेज होगा? नहीं पॉसिबल है। आपको ऐसा लग रहा है कैप्टन को पता होगा कि ये ईवी बिल का जनरेशन कैसे करना होता है, उसको पता होगा असाइन ने ये सारा? नहीं पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। इस सिनेरियो में पार्ट ए प्लस पार्ट बी कौन बनाएगा, दोनों के दोनों है सर, दोनों के दोनों, एब्सोल्युटली यस, दोनों के दोनों। कौन बनाएगा, इट वुड बी पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। जिस भी पर्सन ने मूवमेंट कॉज किया, मैं भी सप्लाई में भी रेसिपिएंट, वो यहाँ पे बनाने वाला है इवेबल। दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दोनों के बीच में है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बिफोर ही होना चाहिए आपका इवेबल। अरे सर यहाँ पे बिफोर आफ्टर कुछ भी चलेगा, खाली बना दो ना। नंबर टू पार्ट ए प्लस पार्ट बी अलग अलग लोग फाइल करेंगे जब ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा। पार्ट ए कौन फाइल करेगा, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, पार्ट बी कौन फाइल करेगा, ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे दोनों के दोनों पार्ट जो भी मूवमेंट कॉज करता होगा वो यहाँ पे फाइल करने वाला है। एंड एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेसली ये प्रोविजन रेलवे के लिए है। जब भी आप रेलवे के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, प्लीज बरोबर समझ लेना, जब भी आप रेलवे के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, सपोज अहमदाबाद से मुंबई आपने गुड्स भेजे, बरोबर समझना, अहमदाबाद से मुंबई आपने गुड्स भेजे, तो फ्रेंड्स रेलवे वाले जब तक आप इवेबल सबमिट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको रेलवे वाले मुंबई से गुड्स देंगे ही नहीं। पता चला, अहमदाबाद से मुंबई जब भी आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो रेलवे से, चुक चुक गाड़ी से, अहमदाबाद से मतलब मुंबई आपने जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया, मुंबई में आपको गुड्स मिलेंगे ही नहीं जब तक आप इवेबल सबमिट नहीं करेंगे। तो रेलवे का ये रिस्ट्रिक्शन है जो इवेबल कंपलसरी बना देता है। मतलब जब भी रिक्वायरमेंट हो, रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स सिर्फ एक्सीडिंग ₹50,000 कंपल्सन हो, तो इस सिनेरियो में रेलवे वाले आपको गुड्स देंगे नहीं जब तक आप इवेबल सबमिट करने वाले नहीं हो। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है जब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर रेल वेसल। चेक करो, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, इवेबल प्लीज ध्यान से पढ़ना, इवेबल शैल बी जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग सप्लायर और रेसिपिएंट। सिंपल वर्ड में पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वो हमको पता ही है। शैल, हु शैल, आइदर, आहा क्या इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बिफोर और आफ्टर। रोड में क्लियर कट बोला था, बिफोर कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिफोर कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। एयर रेल वेसल की बात आएगी, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। The commencement of movement furnish what? Information in part B. ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पार्ट बी मैं ही फर्निश करने वाला हूँ। पार्ट बी में इंफॉर्मेशन कैसी होगी, यहाँ पे देखो, इट इज ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर मुझे पार्ट बी में फाइल करना होगा। यहाँ पे ट्रेन का नंबर नहीं लिखना होता, जब भी रोड से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो ना, तो ट्रक नंबर लिखना होता है, व्हीकल नंबर लिखना होता है। पर जब एयर रेल वेसल की बात आएगी तो फ्रेंड्स, जब एयरक्राफ्ट होगा तो आगे नंबर प्लेट नहीं होती, टाइटैनिक वेसल होगी तो आगे नंबर प्लेट नहीं होगी, रेलवे होगी तो नंबर प्लेट नहीं होगी कि GJ011234, इट इज नॉट लाइक दैट। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। उसमें कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फ्रेंड्स गुड्स रिसीट नंबर, रेलवे रिसीट नंबर, एयरवे बिल नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर। तो अलग अलग नंबर्स होंगे जो आपको वहां पे मेंशन करने होंगे इनटू योर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर।
नेक्स्ट रेलवे के लिए स्पेसिफिक पॉइंट, तो देखो यहाँ पे दो डिफरेंस हो गए, नंबर वन बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, एंड सेकंड मैंने जो आपको बताया कि जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है वही पार्ट भी यहाँ पे फर्निश करने वाला है। तो दो डिफरेंस यहाँ से पता चले। अभी जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया, रेलवे के थ्रू जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आपको गुड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे जब तक आप विल सबमिट ना करो फ्रेंड्स। Where goods are transported by railways, रेलवे से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, there is no requirement to carry e-way along with the goods, गुड्स के साथ e-way कैरी करना जरूरी नहीं है। बट रेलवे हैज टू कैरी इनवॉइस और डिलीवरी चरण और बिल ऑफ सप्लाई एज द केस में भी अलॉन्ग विद द गुड्स। हाँ फ्रेंड्स, वो जो 3 डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डीसी, वो तो आपके पास होने चाहिए। द रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस e-way required under these rules is produced at the time of delivery। जब तक e-way आप सबमिट नहीं करते हो तब तक आपको गुड्स आपके पास अवेलेबल होने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो मेजर डिस्कशन हमने e-way का कंक्लूड कर दिया। अभी 2-3 छोटी बातें, बाद में हमारा e-way पूरा इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन हमारा कंक्लूड होगा फ्रेंड्स। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ e-way? मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, बट ICAI ने, मम्मी ने इंक्लूड किया है, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट e-way में पूछ सकते हैं, ऐसे चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को बेनिफिट पूछेंगे? आई डोंट बिलीव सो। क्या क्या बेनिफिट है आओ जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। फिजिकल इंटरफेस टू पेव अवे, मतलब चला गया। फॉर डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। पहले क्या था फ्रेंड्स पता है? अहमदाबाद मतलब गुजरात से राजस्थान गुड्स गए, पहले ऐसा था फ्रेंड्स। अहमदाबाद से गुजरात से जब राजस्थान गुड्स गए तब राजस्थान की बॉर्डर आती थी, वहां पे गुड्स का चेकिंग मैंडेटरी बेसिस के ऊपर होता था। जब भी कोई भी ट्रक गुजरात से राजस्थान जाएगी, राजस्थान से पंजाब गई, पंजाब से एग्जांपल के तौर पे MP आई, मतलब जो भी स्टेट बॉर्डर क्रॉस करती है तब उसका वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला। इट वाज मैंडेटरी, वहां पे चेक पोस्ट ही होती थी जहां पे ट्रक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़े। फ्रेंड्स अभी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। GST पान इंडिया हो गया, पान इंडिया, एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल होने वाला है GST, मतलब आपके गुड्स कोई भी जगह पे फिजिकल वेरीफाई हो सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट गुजरात से राजस्थान गया तो बीच में चेक पोस्ट आएगी, वहां पे वेरिफिकेशन होगा। आप कभी राजस्थान जाओ रोड से तो आप चेक करना, वो जो अभी चेक पोस्ट है वो साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड है चेक पोस्ट, राइट हैंड साइड से आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। वो चेक पोस्ट में भी कोई आपको देखने को मिलेगा नहीं, एकदम बेचारी वेरान हो चुकी है, कोई है ही नहीं वहां पे, कोई पब्लिक ही नहीं देखेगी आपको या कोई ट्रक भी नहीं देखेगी आपको, बिकॉज नाउ देयर आर नो मोर चेक पोस्ट। का मतलब पहले क्या होता था, ट्रक का टाइम कंपल्सरी वेस्ट होता था, वो टैक्स इवेजन करता हो कि टैक्स इवेजन ना करता हो, कंपल्सरी वहां पे उसको रुकना ही पड़े। अभी क्या है फ्रेंड्स, रुकने की जरूरत नहीं है, कोई भी जगह पे प्रॉपर ऑफिसर आपको रोक सकता है। बट 10 केस में से, मैं तो कहता हूं 100 केस में से 2, 3, 10 बस, मतलब 10 ट्रक को रोकेगा। 100 ट्रक रोकने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब जिसका टाइम पहले वो चेक पोस्ट पे बिगड़ता था वो बिगड़ना बंद हो जाएगा। 100 में से 10 ट्रक को रास्ते में चेक करना प्रैक्टिकली हायर साइड पॉसिबल है, बाकी 90 ट्रक तो गुड्स टाइम लिमिट में पहुंचा ही देगी फ्रेंड्स। तो वो उसका जो ट्रांजिट टाइम है वो फास्ट हो जाएगा। पहले जो चेक पोस्ट पे रुकना पड़ता था मैंडेटरीली, अभी रुकने की जरूरत नहीं है। पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, अभी फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। चेक करो, फिजिकल इंटरफेस टू पेव अवे चला गया। फॉर डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट, बिकॉज नाउ देयर आर नो मोर स्टेट, मतलब नाउ देयर आर नो मोर स्टेट बाउंड्रीज तो है बट स्टेट बाउंड्रीज में चेक पोस्ट नहीं है। इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो पहले कंपल्सरी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, अब ऐसी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मूवमेंट फास्टर होने वाली है। इट विल इंप्रूव टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स। पहले ट्रक कंपल्सरी रुकती थी, जाने के लिए रुकना पड़ता था, शायद एक बार वापस आने के लिए। पता चला जो मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान से गुजरात आएगी तो भी बॉर्डर के ऊपर चेकिंग तो होगा ही होगा, मतलब आने के लिए भी, जाने के लिए भी चेकिंग, आने के लिए भी चेकिंग। अभी तो कोई चेकिंग मेकिंग है नहीं, तो फास्टर जाके फास्टर आ पाएगी, तो जो टर्न अराउंड है जाके वापस आना है वो फास्ट हो जाएगा। ओके, तो इट विल इंप्रूव टर्न अराउंड टाइम ऑफ द ट्रक्स, हेल्प लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग एवरेज डिस्टेंसेस ट्रैवल, रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम एज वेल एज द कॉस्ट। ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, ट्रैवल कॉस्ट कम हो जाएगी। ये सारे बेनिफिट्स मतलब हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको अवेलेबल होने वाले हैं। शायद पूछे 3 पॉइंट आपको लिख के आने हैं, जो स्टडी मटेरियल में वो मैंने एज इट इज आपके लिए कॉपी पेस्ट किया है। फर्स्ट है फ्रेंड्स फिजिकल इंटरफेस लेटर से चला गया एंड डिजिटल इंटरफेस को इंक्लूड किया गया। पॉइंट नंबर 2, मूवमेंट फास्टर होने वाली है, जिससे टर्न अराउंड टाइम ट्रक का कम हो जाएगा, कॉस्ट कम होगी एंड ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया। इट इज फ्रेंड्स इन डेप्थ एंटायर डिस्कशन ऑफ ई-वे बिल। अभी फ्रेंड्स हमारे प्रैक्टिस के लिए CF फाइनल के May 19 के RTP में 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया था मम्मी ने, उसको एक बार डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देखो पहले 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से इन टोटल। पहले 2 क्वेश्चन एकदम सिंपल, एकदम टाइम पास। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए रेलेवेंट है।
फाइनल के लिए तो ऑब्वियसली आपके लिए रेलेवेंट ही है फ्रेंड्स, क्लियर, मतलब दोनों लेवल के ऊपर कंटेंट सेम टू सेम ही है, तो क्वेश्चन भी 100% रेलेवेंस होने वाले हैं। मेरी दिल से इच्छा बताऊं तो तीनों क्वेश्चन, ये मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तीनों क्वेश्चन आप पहले खुद से एक बार सॉल्व करो। मैंने आंसर नहीं प्रिंट किया, जानबूझ के आंसर नहीं प्रिंट किया, आप चेक करो, तीनों क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करो, बाद में इस वीडियो को फ्रेंड्स आगे देखो। चीटिंग नहीं, प्रॉमिस मैंने आपसे ले लिया है, एंड आप मेरे साथ दगा नहीं करोगे, मुझे पता है। चलो क्लियर, तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। बट जब भी मैं ये डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, एक अजम्पशन है मेरा और बहुत दिल से इच्छा है कि आपने ये आंसर खुद से पहले ट्राई कर लिया होगा फ्रेंड्स, क्लियर। चलो मैं ट्राई करता हूँ नाउ, बट आप आंसर लेके आए हो, अभी आप अभी खाली सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो कि आंसर आपका बरोबर है कि नहीं है। चलो चेक करो फ्रेंड्स। सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन पंजाब sold electronic toys to retail seller in Gujarat at value of rupees 48,000 excluding GST leviable at 18%. तो फ्रेंड्स सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर कौन बना? सप्लायर। ये जो रिटेल सेलर इन गुजरात है वो कौन बना? रेसिपिएंट। व्हाट इज फ्रेंड्स योर वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज फ्रेंड्स रुपीज 48,000, क्लियर, बट इट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी विच इज एट व्हाट रेट? 18%। मतलब जीएसटी का रेट आप चेक करो तो इट इज फ्रेंड्स एट व्हाट रेट? 18%। ओके, नाउ इट वॉन्ट्स टू सेंड कंसाइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू रिटेल सेलर इन गुजरात। मतलब ये जो सिंधी टॉयज है वो रिटेल सेलर को ये कंसाइनमेंट भेजना चाहता है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जो सिंधी टॉयज है वो रिटेल सेलर इन गुजरात है, उसको गुड्स बेचना चाहता है। सिंधी टॉयज आई थिंक पंजाब का है, ओके। तो ये उसको गुड्स का सप्लाई करना चाहता है जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई 48,000 रुपीज है। चलो चेक करो। नाउ इट वॉन्ट्स, इट का मतलब कौन हुआ? सिंधी टॉयज वॉन्ट्स। मतलब सिंधी टॉयज कौन बना? पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिंधी टॉयज बेचना चाहता है रिटेल सेलर इन गुजरात को, तो सिंधी टॉयज कौन बना? इट इज फ्रेंड्स पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। प्लीज बरोबर ध्यान देना, इट इज फ्रेंड्स पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई 48,000 रुपीज फ्रेंड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर्स ऑन द फॉलोइंग इश्यू। अब सिंधी टॉयज को कुछ एडवाइस करो, ऐसा आपको पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। वेदर ईवे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन है, क्या ईवे बिल की रिक्वायरमेंट आएगी? बोलो क्या ख्याल है फ्रेंड्स? तो ईवे बिल के लिए ट्विन कंडीशन चेक करनी है। याद आ रहा है फ्रेंड्स? ईवे बिल के लिए ट्विन्स याद आया आपको? तो ट्विन कंडीशन, फर्स्ट सेशन हमारा ईवे बिल के लिए ट्विन कंडीशन आपको चेक करनी है। फर्स्ट वाज रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेकंड वाज कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000। मुझे बताओ सिंधी टॉयज रजिस्टर्ड है कि नहीं? हाँ एब्सोल्युटली रजिस्टर्ड है, पंजाब में वो रजिस्टर्ड ही है। तो रजिस्टर्ड पर्सन इज पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड अभी आपको चेक करना पड़ेगा कंसाइनमेंट वैल्यू कितना होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप यहां पे चेक करो तो हमारा कंसाइनमेंट वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज कंसाइनमेंट वैल्यू? वैल्यू एज पर सेक्शन 15, कुछ करो ऐड, कुछ करो लेस। अरे क्या करूं ऐड? जीएसटी। क्या करूं लेस? एग्जाम सप्लाई। तो फ्रेंड्स हमारा कंसाइनमेंट वैल्यू होगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज 48,000 रुपीज प्लस क्या करने वाले हैं? कॉम्पोनेंट जीएसटी एट द रेट 18% हम यहां पे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। 48,000 का आप 18% करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा? इट वुड बी 8640। अब टोटल कर दो, इट वुड बी फाइनली 56,640, बोलो विच इज एक्सीडिंग व्हाट? 50,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोलो ईवे बिल की रिक्वायरमेंट आएगी? एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे फ्रेंड्स ईवे बिल की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो आपको पूछा क्या गया था? सिंधी टॉयज को एडवाइस करो कि वेदर ईवे बिल इज रिक्वायर्ड, आंसर इज एब्सोल्युटली यस। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ईवे बिल की रिक्वायरमेंट आने वाली है, सिंपल आंसर इज यस। चलो नेक्स्ट, इफ यस हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवे बिल? देखो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन मम्मी ने पूछा है, इफ यस का मतलब ऊपर का आंसर ही ऐसे ही आता होगा, पता चला? ऐसा मम्मी पूछती है, ओके। तो ऊपर का आंसर यस आता हो तो अगर क्वेश्चन डिस्कस करने का तो ऊपर का आंसर ही ऐसे ही आता होगा, ऐसा 100% डेफिनेटली फ्रेंड्स। तो इफ यस हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवे बिल, तो फ्रेंड्स हमारे वहां पे जो रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कॉज करता है वो क्या बनाता है? ईवे बिल। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स इज सिंधी टॉयज, मतलब जो ईवे बिल बनाएगा वो कौन जनरेट करेगा? हमारे वहां पे सिंधी टॉयज है, वो फ्रेंड्स ईवे बिल जनरेट करने वाला है। थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट है, इंटरमीडिएट के लिए रेलेवेंट नहीं है। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन इश्यूएंस ऑफ ईवे बिल?
तो फ्रेंड्स जो फाइनल के स्टूडेंट्स है आप ध्यान दो, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर के सेक्शन, असेसमेंट प्रोसीजर के ऑफेंसेस पेनल्टीज में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 129। तो फ्रेंड्स जो आपने ईवी बिल नहीं बनाया तो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट 2017। चैप्टर का रेफरेंस दे दो, आपने देख लिया होगा तो डेफिनेटली 1000% आपको याद आ गया होगा, बट नहीं देखा होगा तो ऑब्वियसली नहीं याद पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको चैप्टर होगा जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इट इज फ्रेंड्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज विच इज कवर्ड अंडर असेसमेंट प्रोसीजर। जो आपने नहीं बनाया ईवी बिल तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको सेक्शन 129 के हिसाब से फेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? इंटरमीडिएट के लिए आप ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखो, सीए फाइनल के लिए तीसरा क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफेंसेस पेनल्टीज करके चैप्टर हमारे इंटरमीडिएट में कवर होता नहीं है, बिकॉज इंटरमीडिएट में असेसमेंट प्रोसीजर कवर होती नहीं है। 2 क्वेश्चन इंटरमीडिएट के रिलेवेंट बनाना पड़ेगा। यस, कौन बनाएगा? पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स जो नहीं बनाया तो 129 की प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर इनिशिएट होने वाली है। एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपने सॉल्व कर दिया होगा, बाद में वीडियो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, चलो चेक करो। पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर्स, is required to send from Mumbai, Maharashtra, a consignment of parts of air conditioner to be replaced under warranty at various clients' locations in Gujarat. सिंपल वर्ड्स में पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है फ्रेंड्स, ऐसा लिख दो, पावर लिमिटेड चलेगा। चलो पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पूरा ही लिख देते हैं। आई थिंक वो मुंबई का है, आई थिंक एसी मैन्युफैक्चरिंग करता होगा बेचारा, चेक करो। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर, तो वो रजिस्टर्ड है मुंबई में, एसी का सप्लायर है, तो एसी परचेस करना हो तो आपको काम आएगा। क्लियर? चलो चेक करो। इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई से कुछ भेजना चाहता है गुजरात के अलग अलग क्लाइंट्स को, गुजरात के अलग अलग क्लाइंट्स को कुछ भेजना चाहता है। क्या भेजना चाहता है? कुछ फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ एसी, एसी का एसी पार्ट्स कुछ भेजना चाहता है, तो जो एसी पार्ट्स होंगे वो कुछ भेजना चाहता है जो वारंटी में कवर्ड था। वारंटी में कवर्ड होगा मतलब ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ओके, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डिक्लेयर्ड इन डिलीवरी चलन, डिलीवरी चलन बोलो आता ही कब है? डिलीवरी चलन, डिलीवरी चलन बोलो बोलो कब आएगा? व्हेन मूवमेंट इज रीजन अदर देन सप्लाई। जो सप्लाई होता तो टैक्स इनवॉइस होता, बट इट इज रीजन अदर देन सप्लाई, सो क्या इशू किया है? डिलीवरी चलन। accompanying goods is ₹70,000, मतलब आपका जो एयर कंडीशनर के पार्ट्स है इट इज अंडर डिलीवरी चलन, जिसका कंसाइनमेंट वैल्यू कितना है? इट इज फ्रेंड 70,000। ओके, चलो वेरी गुड। नाउ पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड claims that since movement of goods to Gujarat is caused due to reason other than supply, हाँ बरोबर है, बिकॉज ये वारंटी के गुड्स थे तो उसके लिए चार्जेस नहीं ले सकते आप। वारंटी में जो भी गुड्स का रिप्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो जो भी आपका मूवमेंट हुआ इज रीजन अदर देन सप्लाई। उसका कहना है ईवी बिल इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन दिस केस, मतलब पावर कंपनी का कहना, मतलब पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कहना है ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बोलो क्या कहना है? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन टेक्निकल वेरिसिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसका ऐसा कहना है कि ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बोलो आपका क्या ख्याल है? ईवी बिल की रिक्वायरमेंट आएगी? ईवी बिल की रिक्वायरमेंट आएगी? आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट सेशन को बिलोंग करता है फ्रेंड्स। ट्विन कंडीशन आपको चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है जो मूवमेंट कॉज कर रहा है, सीवी एक्सीडिंग ₹50,000, यहाँ पे सीवी है 50,000 के ऊपर ही है। मूवमेंट का रीजन क्या हो सकता है? सप्लाई, अदर देन सप्लाई, यूआरडी परचेज, ये मूवमेंट है अदर देन सप्लाई, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लियर? आई थिंक जो लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है ना आईसीआई, उस लेवल के क्वेश्चंस ये नहीं है, एकदम टाइम पास क्वेश्चंस है। तो भी ऐसे क्वेश्चंस आरटीपी में है, हम ये भी सॉल्व करेंगे कि आईसीआई ने एग्जाम में क्या पूछा था, वो सुन के भी आपको शर्म आएगी, बिकॉज आईसीआई जो लेवल के क्वेश्चन पूछ सकती है ना, उस लेवल के क्वेश्चन अभी पूछने शुरू नहीं की है जीएसटी में, बिकॉज जीएसटी के आज तक 4 अटेम्प्ट गए, पता चला। तो जो क्वेश्चन अभी थोड़ा मतलब धीरे धीरे आईसीआई अपना रूप दिखाएगी फ्रेंड्स आपको। अभी जो क्वेश्चन पूछ सकती है आईसीआई, जो लेवल बता सकती है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स आप देखोगे, आप मुझे याद करोगे, गजब गजब क्वेश्चन पूछ सकती है। हमारी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली मैं ट्राई करता हूं कि सारा कंटेंट इन डेप्थ इन डिटेल आपको रेडी करवाऊं फ्रेंड्स। क्लियर? कोई भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना, आपको टाइम पास लगना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, चलो यहाँ पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट आने वाली है। थर्ड क्वेश्चन रियली कुछ अच्छा क्वेश्चन है, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ये देखे। एंड फ्रेंड्स आगे का डिस्कशन मतलब इंटरमीडिएट का भी देख ही लो फ्रेंड्स, अल्टीमेट फाइनल में तो आने ही वाला है। चलो आप भी ध्यान दे ही दो, स्टोरी खत्म हो जाए कि एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात हम नहीं कर रहे। तो इंटरमीडिएट हो के फाइनल हो, चलो दोनों के लिए रेलेवेंट है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड
हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन मुंबई महाराष्ट्र। मतलब जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड है ना, ब्यूटी लिमिटेड के मुंबई में अलग अलग जगह पे आउटलेट्स है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या हुआ, इट रिसीव्स ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ ₹1,20,000 इंक्लूसिव ऑफ GST 18% फ्रॉम प्रसन्न, ओनर ऑफ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स प्रसन्न है, वो दिल्ली में एक रिटेल स्टोर चलाता है जिसने ऑर्डर दिया ब्यूटी लिमिटेड को फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई। कितने का सप्लाई होने वाला है? इट इज फ्रेंड्स, जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 1,20,000 विच इज इंक्लूडिंग GST। मतलब ये हमारा कंसाइनमेंट वैल्यू हो गया। ऐसा चेक करने के लिए जाओ तो GST कंपोनेंट ऐड करना पड़ता, यहाँ पे एडेड ही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 120 हो गया हमारा इंक्लूसिव ऑफ GST 18%। While checking the stock, it found that order worth ₹55,000 can be fulfilled from company's Dadar Mumbai store। मतलब उसने चेक किया तो कंपनी के 2-3 स्टोर होंगे। एक दादर का जो स्टोर था वहां से 55,000 के जो भी गुड्स थे वो मैनेज हो सकते थे। एंड रिमेनिंग गुड्स वर्थ ₹65,000 कैन बी सेंड फ्रॉम इट्स मलाड मुंबई स्टोर। मतलब जो मलाड में स्टोर था वहां से आप रिमेनिंग 65,000 का गुड्स मैनेज कर सकते थे। मतलब 120 के गुड्स जो मंगवाए थे प्रसन्न दिल्ली ने, एक ही स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं थे, मल्टीपल स्टोर के ऊपर अवेलेबल थे। 55 के दादर स्टोर पे, 65 के मलाड स्टोर पे। चलो नेक्स्ट, बोथ दी स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इश्यू सेपरेट इनवॉइसेस। इस स्टोर को बोला 55 का सेपरेट इनवॉइस बना, इस स्टोर को बोला 65 का सेपरेट इनवॉइस बना। ओके, फॉर द गुड्स sent to Prasanna, the goods are transported to Prasanna in Delhi in single conveyance। कन्वेंस एक ही था, आप समझे? कन्वेंस फ्रेंड्स एक ही था, कन्वेंस एक ही था, बट इनवॉइस दो थे। फर्स्ट इनवॉइस, सेकंड इनवॉइस। फर्स्ट इनवॉइस 55,000 का, सेकंड इनवॉइस 65,000 का। चलो वेरी गुड बॉय। ओन्ड बाय राधे ट्रांसपोर्टर्स, मतलब राधे ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमने ट्रांसपोर्टेशन किया। नाउ करना क्या है, ये तो स्टोरी हुई, अभी करना क्या है? You are required to advise Beauty Cosmetics Limited with regard to issuance of e-way bill। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, क्या e-way bill की रिक्वायरमेंट आएगी? एब्सोल्युटली यस, e-way bill की रिक्वायरमेंट आने वाली है, बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, ऐसा स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं कि वो रजिस्टर्ड है, बट आप ये भी चेक करोगे वो GST चार्ज करता है। GST चार्ज कौन कर सकता है? जो रजिस्टर्ड होगा वो ही चार्ज कर सकता है। आप समझे? इंफॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन में अवेलेबल थी कि वो रजिस्टर्ड है, सेकंड में भी अवेलेबल थी वो रजिस्टर्ड है। चेक करो, चेक करो, फर्स्ट में अवेलेबल थी वो रजिस्टर्ड है, सेकंड में अवेलेबल थी वो रजिस्टर्ड है, बट थर्ड में अवेलेबल नहीं है वो रजिस्टर्ड है, बट वो GST चार्ज करता है। तो GST चार्ज कौन कर सकता है? खाली रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वो रजिस्टर्ड ही है। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, CV एक्सीडिंग ₹50,000। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट तो आने ही वाली है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट क्वेश्चन क्या आता है पता है? कितने ई-वे बिल? एक ई-वे बिल कि 2 ई-वे बिल? इनवॉइस 2 बने हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा क्लैरिफिकेशन है, बरोबर समझना, हमारे पास ऐसा क्लैरिफिकेशन है कि इनवॉइस, ये किसी को नहीं पता होगा, फाइनल हो के इंटरमीडिएट हो, अब बरोबर ध्यान दे देना, बिकॉज आपके लिए कुछ नया है। तो ये क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन है जो डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करना था, तो एक्सप्रेसली क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है, बरोबर समझना। हमारे वहां पे क्लैरिफिकेशन है, ई-वे बिल जो बनने वाला है वो इनवॉइस वाइज बनेगा, बरोबर समझना। मतलब ये इनवॉइस का ई-वे बिल अलग बनेगा, ये इनवॉइस का ई-वे बिल अलग बनेगा। बिकॉज इनवॉइस, लॉजिकल बताओ फ्रेंड्स प्रैक्टिकली, ई-वे बिल में है ना इनवॉइस नंबर लिखना होता है, बरोबर समझना, लॉजिक समझो। ई-वे बिल में इनवॉइस नंबर लिखना होता है। अभी फ्रेंड्स आप मुझे बताओ, एक ही ई-वे बिल में 2 नंबर लिख पाऊंगा मैं? ऑब्वियसली ना, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक ई-वे बिल में 2 नंबर लिख पाऊं। मतलब अलग अलग मुझे इनवॉइस वाइज बनाने पड़ेंगे ई-वे बिल। तो इस सॉल्यूशन में ई-वे बिल तो बनाने ही है, बट कितने बनेंगे? 2 ई-वे बिल यहाँ पे बनने वाले हैं। फर्स्ट ई-वे बिल इसके लिए होगा, सेकंड ई-वे बिल इसके लिए होगा। बोलो क्लियर? आई थिंक इट वाज वेरी वेरी सिंपल, इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ ई-वे बिल। क्लियर? चलो अब तो फ्रेंड्स अभी हमारा डिस्कशन है कि मम्मी ने आज तक इस टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे। तो फ्रेंड्स देखो, एक बार CA फाइनल में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये CA फाइनल का पेपर है, आप चेक करो। 5A क्वेश्चन पूछा था, व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड? 5 मार्क। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 मार्क। इंटरमीडिएट में भी पूछ सकते हैं, कोई चिंता नहीं। व्हेन इज ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड? तो इस क्वेश्चन में मम्मी क्या एक्सपेक्ट करती है, आप एक बार ध्यान से पढ़ो। एज पर रूल 138 ऑफ CGST रूल्स 2017, whenever there is movement of goods of consignment value exceeding ₹50,000। movement क्यों है? relation to supply, other than supply URD purchases, e-way bill needs to be generated prior to commencement of transportation of goods।
Further, in the following situations, e-waybill needs to be issued even if वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज रुपीज लेस देन रुपीज 50,000। मतलब हमको पता ही है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सीवी हमको क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई-वे-बिल। सेकंड सेशन में आई थिंक हमने उसको कवर किया था। दो सिचुएशन आपको पता ही है कि जहाँ पे लेट अस से प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपने जॉब वर्कर को इंटरस्टेट ट्रांसफर करके देगा गुड्स का, तो इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ सीवी हमको क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई-वे-बिल। एंड जब पर्सन एग्जम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, वो इंटरस्टेट ट्रांसफर करते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो भी कंपल्सरी क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई-वे-बिल। तो फ्रेंड्स इतना आंसर हमारी मम्मी हमसे एक्सपेक्ट करती है जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन इज ई-वे-बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। बोलो क्लियर, डन। ऐसे क्वेश्चन को पूछा था सीए फाइनल में, एक क्वेश्चन पूछा था सीए इंटरमीडिएट में। अब चेक करो 7 नंबर क्वेश्चन बी, 7B अब चेक करो ध्यान से। मिस्टर शाह, अ कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात टू नडियाद गुजरात। इन शॉर्ट, अहमदाबाद से नडियाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है। जो हमने क्लैरिफिकेशन डिस्कस किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। अहमदाबाद से नडियाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, मैं लिखता जाऊँ साथ साथ में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। नडियाद से अहमदाबाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है। अहमदाबाद से फ्रेंड्स फाइनली नडियाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने की इच्छा है। चलो आगे क्या होता है, ही अपॉइंट्स मेहता ट्रांसपोर्टर्स, मिस्टर शाह को ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन करना है। नाउ ही अपॉइंट्स मेहता ट्रांसपोर्टर्स फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो फ्रेंड्स इस पूरे मूवमेंट के लिए उसने मेहता ट्रांसपोर्टर्स को अपॉइंट किया। नाउ आगे देखो, मेहता ट्रांसपोर्टर्स मूव्स गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात टू खेड़ा गुजरात। खेड़ा बीच में पड़ता होगा, नडियाद से पहले आता होगा, तो मेहता ट्रांसपोर्टर ने अहमदाबाद से खेड़ा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करके दे दिया फ्रेंड्स। तो अहमदाबाद से नडियाद वन स्टॉक गुड्स नहीं गए, खेड़ा होके गुड्स गए। एंड ये जो मिस्टर शाह है जो मूवमेंट करना चाहता है, वो अहमदाबाद से खेड़ा मेहता ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट करता है फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर कंप्लीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम खेड़ा गुजरात टू नडियाद गुजरात, मतलब खेड़ा से जब फाइनली आगे नडियाद गुड्स आने वाले थे, मेहता ट्रांसपोर्टर नाउ हैंड्स ओवर गुड्स टू परीख ट्रांसपोर्टर। तो मेहता ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, ये गुड्स को फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए परीख ट्रांसपोर्टर्स को दे दिया। वाओ, तो परीख ट्रांसपोर्टर्स के पास ये गुड्स अवेलेबल हो गए। आगे चेक करो, explain the procedure regarding e-waybill to be followed by consignor and a transporter as per the provisions of GST law and rules made thereunder। सिंपल वर्ड्स में इसमें हमारी प्रोसीजर क्या होगी e-waybill की, वो हमको एक्सप्लेन करना है। आपको याद होगा तो हमने आई थिंक पुणे टू मुंबई वाला एग्जांपल, आई थिंक गोवा पुणे मुंबई ऐसा कुछ एग्जांपल था, सेम था, ट्रांसपोर्टर भी था, सेम टू सेम एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है फ्रेंड्स। पूछे उसके पहले डिस्कशन हो चुका था। ओके, खाली यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। अभी देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसीजर होगी अहमदाबाद से खेड़ा के लिए, बरोबर समझना। चलो अभी मुझे आपका इनपुट चाहिए आंसर में, अहमदाबाद से खेड़ा के लिए क्या होगा मुझे बताओ फ्रेंड्स। चलो चलो चलो, पार्ट ए कौन फाइल करेगा, मिस्टर शाह, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। बाद में क्या किया होगा, बाद में फ्रेंड्स असाइन कर दिया गया होगा पार्ट बी मेहता ट्रांसपोर्टर्स को, एंड बाद में मेहता ट्रांसपोर्टर्स ने पार्ट बी फाइल कर दिया होगा। मिस्टर शाह ने पार्ट ए जनरेट किया, जनरेट करने के बाद पार्ट बी को असाइन कर दिया गया होगा मेहता ट्रांसपोर्टर्स को, एंड फ्रेंड्स मेहता ट्रांसपोर्टर यहाँ पे पार्ट बी फाइल करने वाला है। क्लियर, अहमदाबाद से खेड़ा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब कुछ अच्छा रहा। नेक्स्ट था फ्रेंड्स खेड़ा से लेके नडियाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स जब भी खेड़ा से नडियाद गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टर चेंज होता है विच इज फ्रेंड्स परीख ट्रांसपोर्टर्स। तो फ्रेंड्स पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमारा पार्ट बी असाइन करना पड़ेगा नए ट्रांसपोर्टर को। इन डेप्थ अलग अलग 5 सिचुएशन डिस्कस कर ली है, आई थिंक इट वाज थर्ड सेशन जिसमें इन डेप्थ इसका डिस्कशन किया था फ्रेंड्स। क्लियर, तो यहाँ पे पार्ट बी पहले ई-वे-बिल आएगा फ्रेंड्स, ई-वे-बिल को असाइन किया जाता है फ्रेंड्स। ई-वे-बिल फर्स्ट विल बी असाइंड टू whom फ्रेंड्स, a new transporter which is friends परीख ट्रांसपोर्टर्स। तो परीख ट्रांसपोर्टर्स को हमने ई-वे-बिल असाइन किया। असाइन करने के बाद जो परीख ट्रांसपोर्टर्स है, वो परीख ट्रांसपोर्टर्स क्या करेगा, पार्ट बी अपडेट करके फर्दर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम खेड़ा टू नडियाद। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो मम्मी ने पूछी थी हमारे सीए इंटरमीडिएट में। आई थिंक पता चला, सेम टू सेम डिस्कशन हमने हमारे लेक्चर में भी कवर कर दिया है फ्रेंड्स। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारी मम्मी ने पूछा था, मुझे चेक करना है कितने मार्क्स के लिए पूछा था फ्रेंड्स, कितने मार्क्स के लिए। हाँ ये रहा,
कितने मार्क्स के लिए पूछा था वो आपको खाली बता के आज का हम सेशन कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करो फ्रेंड्स कितने, हा 5 मार्क के लिए पूछा था। बोलो एकदम कैश क्रॉप हो गया ना फ्रेंड्स ये तो एकदम सिंपल है। ई वे बिल का डिस्कशन हमारा इन डेप्थ हमने कंक्लूड किया फ्रेंड्स, सारे पॉइंट हमने कंसीडर किए, कोई भी छोटा सा भी पॉइंट पेंडिंग नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर। अभी मेरे साइड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये जो भी डिस्कशन है मेजोरिटी आप चेक करो तो हमने पीपीटी में किया है फ्रेंड्स। इसके मैंने एक अलग से भी मटेरियल ड्राफ्ट किया है विच इज़ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, वो भी जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कोई अदर मोड से ना आपके पास अवेलेबल ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो लिंक अवेलेबल कर दूंगा फ्रेंड्स, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ईवी बिल के अलग अलग आई थिंक 30+ क्वेश्चन से लगभग टेंटेटिवली, तो उसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल किया है फ्रेंड्स। ये हॉट टॉपिक है आज का ईवी बिल, सो एग्जाम में पूछने के चांसेस है, सो अकॉर्डिंगली मैंने उसके ऊपर फोकस किया फ्रेंड्स। होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा। हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम रिटर्न्स चैप्टर नंबर 10 हमारे जो इंटरमीडिएट में उसके ऊपर हमारा फोकस होगा फ्रेंड्स, विच इज चैप्टर नंबर 10। क्लियर। होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा, आप लेक्चर्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, चिंता नहीं करने की, बट मैं एक रीजनेबल टाइम आपको रिवर्ट करूंगा। शायद इमीडिएटली ना कर पाऊँ तो आई एम सो सॉरी, बट एक रीजनेबल टाइम में डेफिनेटली आपको रिवर्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।